हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन में जो पेपर हुआ था 26 शिफ्ट 2 का डिस्कशन आज होगा और उसको आज डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस तरह का पेपर ये 26 सेकंड वाला है, उसको हम लोग एनालिसिस करना है। पेपर जेई मेन का जो आपका है मैथमेटिक्स में स्पेशली थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था और हर क्वेश्चन के अपने कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिंग, कुछ क्वेश्चन जो है लेंदी और कुछ सिंपल हैं। तो स्ट्रेटजी आपकी क्या थी या क्या बनाना था, उसको मैं बीच बीच में आपको डिस्कस करते समय हम बोलते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है वो फंक्शन पर है। देखिए, लेट एफ रियल टू रियल बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन जी एक्स अंदर फंक्शन इज गिवन gx equal to x square upon x minus 1, then the function f of gx, यानी कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा है, उसके ऑप्शन क्या है, क्या पूछना चाह रहा है, ये आगे देखिए ऑप्शन में। वेदर कंपोजिट फंक्शन 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये चार ऑप्शन हैं। इन ऑप्शन को देखना है कौन सा ऑप्शन इस कंपोजिट फंक्शन के लिए होगा। क्लियर? कैसे करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। सीधा कंपोजिट फंक्शन आपको डिफाइन कर लेना है। जैसे आप देखिए सॉल्यूशंस के अंदर, जैसे एफ एक्स से गिवन है हमारा, एफ एक्स से ऑलरेडी गिवन है एक्स माइनस वन, जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक, हमने सीधा एफ ऑफ जी एक्स मालूम कर लेंगे। सबको आइडिया है एफ ऑफ जी एक्स मालूम करने के लिए क्या करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स मालूम करने के लिए एफ कर लिया अपना, और जी एक्स क्या हमारा है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर है अपना। और इस तरह से आगे आप देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ये पोर्शन हमने यहाँ रखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। फाइनली वी गेट एफ ऑफ जी एक्स कंपोजिट फंक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। सी, अब ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो ये जो फंक्शन हमारा है, देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फंक्शन क्या हमारा है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है, पहले से आप जानते हैं कोई भी इवन फंक्शन है वो क्या होता है, मेनी वन होता है। तो मेनी वन हो गया डायरेक्टली, देखिए मेनी वन हो गया, आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। नाउ अब हमें फंक्शन में ऑन या इनटू डिसाइड करना है। ऑन टू इंटू डिसाइड करने में क्या करते हैं, ऑन टू इंटू डिसाइड करने में हम फंक्शन का रेंज मालूम करते हैं। रेंज हमारे पास जो कंपोजिट फंक्शन है, दिस द एफ ऑफ जी एक्स, दिस फंक्शन इज, ये देखिए एफ ऑफ जी एक्स हमारा है, एफ ऑफ जी एक्स गिवन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस फंक्शन का फाइनली हम लोग रेंज मालूम करेंगे। रेंज कैसे मालूम करते थे, रेंज मालूम करने में यहाँ सिंपल है, एक्स को वाई टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है बिकॉज इसका डोमेन इस फंक्शन का फाइनाइट है। फाइनाइट है तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक्स को वाई की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन इस तरह से एक्सप्रेस किया और ये फाइनली आगे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई अपन वाई। क्लियर? नाउ एक्स इक्वल टू दिस, ये अंडर रूट 1 प्लस वाई अपन वाई आ गया। अब ये वाई की वो वैल्यू आपको मालूम करनी है जिसके लिए एक्स रियल हो। ठीक, तो एक्स रियल कैसे होगा, तो इसके रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हम करते हैं। अब इसका सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन के लिए हमने एक लाइन ड्रा कर रखा है यहाँ पर, इस पार्ट से भी आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन इस पार्ट में आएगा, बिकॉज यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा प्लस आएगा, तो ये पार्ट में इसका सोल्यूशन आ गया। इस बात को मैंने ऐसे लिख दिया। क्लियर? दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। लेकिन इसका जो ऑलरेडी कोडोमेन है फंक्शन का, वो ऑलरेडी रियल माइनस वन वन है, यानी इस फंक्शन का जो कोडोमेन है और जो इसका रेंज है दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया रेंज और कोडोमेन दोनों अनइक्वल है। जब कोडोमेन और रेंज अनइक्वल होते हैं तो क्या फंक्शन होता है, इनटू होता है, इनटू होता है। इसलिए ऑप्शन जो है इसका डी हो रहा है, बिकॉज फंक्शन इज मेनी वन एंड इनटू, इट मीन्स फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर अनटू, सो ऑप्शन इज डी। ये फर्स्ट क्वेश्चन था हम लोगों का। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है और आसान भी था और टाइम कम लग रहा था।
दिस इज अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन के 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और कन्वेंशनल है, हमेशा आप देखेंगे हर जगह मिलेगा, इसलिए सिंपल था, आसान था। इसमें ये क्या पूछ रहा है अपने से, ये कह रहे हैं कि भाई अल्फा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है यदि ये फंक्शन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखता है तो। ठीक, इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और हम लोगों को ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, दिस इक्वेशन है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ऑलरेडी हम जानते हैं डेल्टा, डेल्टा के बारे में क्लियर है। डेल्टा मतलब कोफिशिएंट के अल्फा, ये एक्स के, वाई के, जेड के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसको हमने 0 कर दिया, इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद अब फाइनली अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, तो एग्जैक्टली ये मालूम हो गया कि अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। सेम मैनर में डेल्टा 1 मालूम करेंगे। डेल्टा 1 कैसे मालूम करते हैं, क्लियर है कि डेल्टा 1 मालूम करने के लिए जो फर्स्ट रो है, ये सॉरी फर्स्ट कॉलम जो आपका है, इसके प्लेस पर आपका आ जाएगा 5, दिस द 4, ये अब 4 आ जाएगा, और देन बीटा, बीटा आ गया, और ये सेम रहेगा। इसको भी 0 करने के बाद बीटा क्या आ गया, 3 आ गया। और आगे डेल्टा 2 डेल्टा 3 आप करेंगे तो तीनों 0 आएगा, उसमें बीटा इन्वॉल्व भी नहीं है। इसलिए सिंपली आपका आंसर हो गया अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आप देखें तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया और 3 हो गया। इसलिए ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर सी आ गया। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। अनदर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, ये सीरीज का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखें, ये भी सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और सिंपल सीरीज का क्वेश्चन है, ए अपान बी की बात कर रहे हैं। ठीक, जस्ट एक्सपेंशन कर देना था दोनों को, एक्सपेंशन करते ही ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। एक्सपेंशन मैं करके दिखाता हूं आपको किस तरह से एक्सपेंशन करना है, और छोटी सी कौन सी बात ध्यान रखनी है आपको। ए की वैल्यू दिया हुआ है, ये आप देख लो, आप ए की वैल्यू है, ए के क्वेश्चन में ए की वैल्यू एक्सपेंशन, ये सिग्मा को आपने ब्रेक किया, n इक्वल टू 1 रखा, 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1/4 आएगा। जैसे n इक्वल टू 1 दिया तो ये फर्स्ट आ गया, n इक्वल टू आपने 2 पुट किया तो ये सेकंड आ गया। इस तरह से एक सीरीज बन रही है और ये इनफाइनाइट तक जा रही है। क्लियर, ये सीरीज पूरी इनफाइनाइट तक जा रही है। अब इसका सम करना है तो ये सम किसी जीपी में एपी में तो हो नहीं रहा है। ठीक, लेकिन आप ध्यान से इसको देखें, ध्यान से आप देखें तो इसमें पता लग रहा है कि ये सेपरेट कर दें, 2 पार्ट में इसको कर दें। जैसे 1/2 1/3, इसको ये आप एक जगह आप ले लें, इस तरह से अलग ऐसे ले लें तो एक ऐसी सीरीज बन रही है, और रेस्ट जो बन रहा है 1/4 स्क्वायर, इसको आप एक प्लेस पर आप ले लो। क्लियर, फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। वैसे तो ये दिख रहा है जीपी में है, ये भी जीपी में है, लेकिन थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए विल टेक द कॉमन 1/2 कॉमन लेने के बाद इस तरह से बन गया, और 1/4 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद आपका ये आ गया। अब इसके बाद जीपी का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है कि एस इन्फिनिटी का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला a/1 माइनस आर, 1 माइनस आर। क्लियर, तो 1 माइनस आर केस में ये 1/2 तो आपका यहाँ पर कैरी कर गया, यहाँ 1 आना चाहिए था, इंटू 1 आ गया, और देन 1/1/2 स्क्वायर यानी 4। इस तरह से इसकी बात करें तो ये 1/16 हमने यहाँ पुट कर दिया है, इंटू 1 आ गया, 1/1 माइनस 1/16, 16 का मतलब 4 स्क्वायर। क्लियर, ये 4 स्क्वायर को डायरेक्टली हमने 16 लिख दिया है। अब कैलकुलेशन किया तो ये आ गया। क्लियर, बी की वैल्यू ये दी हुई देखिए इसमें। अब बी की n इक्वल टू 1 2 3 हम पुट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे इसको हम कर रहे थे वैसे आगे बढ़ते हैं। जब आपने बी में आपने इस तरह से पुट किया तो इस तरह की सीरीज आपके बनने शुरू हो गई, इस तरह स्टार्ट हो गया, कॉमन लिया, रीअरेंज किया हमने, रीअरेंज करने पर देखिए आ गया और ऐसे आ रहा है। ठीक, -1/2 ऑलरेडी कॉमन है, माइनस है, 1/2 कॉमन ले लिया, ये आपका आ गया और ऐसे आ गया। अगेन ये जीपी फॉर्म में हो गया, अगेन वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एस इन्फिनिटी इक्वल टू a/1 माइनस आर, इसको यूज कर रहे हैं।
यूज़ करने के बाद फाइनली आपका ये आ जाए कैलकुलेशन। आप बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इसको करें तो ये आ गया, ऐड करेंगे तो ये आ गया, ए पहले ही आ चुका है, बी यहाँ आ गया, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ए अपन बी की वैल्यू क्या आ गया -11/9। इस क्वेश्चन को भी करने में समय कम लगेगा और आसान है, सिंपल है। इसको किया जा सकता था पहले अटेम्प्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिमिट का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो आप ध्यान दें लिमिट के क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन आपके दिए 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। और इस लिमिट के क्वेश्चन में करने में हम क्या ध्यान देते हैं ये मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन है लिमिट का। इस क्वेश्चन के अंदर जब भी हम लिमिट सॉल्व करते हैं, लिमिट जब सॉल्व करते हैं तो किस बात को ध्यान देते हैं, सबसे पहले उसका फॉर्म देखते हैं। फॉर्म क्या है इसका आ रहा है, देखिए इनपुट द 0, 0/0, क्लियर। तो फॉर्म तो बहुत क्लियर हो गया कि 0/0 फॉर्म में है ये। आगे इसके बाद क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, देखिए सबसे लिमिट जब हम सॉल्व करते हैं तो एकदम क्लियर ये ध्यान रखते हैं कि ये नीचे वाले पार्ट को हमें एलिमिनेट करना है, गायब करना है। यानी x⁴ है, थोड़ा सा पावर बड़ा है इसका, इसके लिए ऊपर साइन कॉस का फंक्शन है, तो इस तरह से हम मैनिपुलेट करें कि x⁴ गायब हो जाए, ठीक है। अब x⁴ गायब करने के लिए हम देखेंगे यहाँ एक बात दिख रही है, देखिए ध्यान से देखिए, ये कॉस वाली बात जो दिख रही है, ऐसे एक फॉर्मूला अपने को समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला अपने को मालूम है, cos c - cos d। इस फॉर्मूले की यदि हम बात करें तो ये फॉर्मूला अपने को याद है 2 sin c + d/2 साइन, यहाँ उल्टा हो जाता है d - c/2। ऑलरेडी ये फॉर्मूला हम लोग मालूम है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ये फॉर्मूला यूज़ करने पर ये स्टेप आपका आराम से आ गया। ये स्टेप आने के बाद हम फिर इसको मैनिपुलेट करने की सोच रहे हैं, और ये ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को इस फॉर्म में हम बनाना चाह रहे हैं, sin x/x, इस फॉर्म इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक। इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्लियर है। ये 1 कब आता है, जब ये दोनों इक्वल हो आपस में, इन दोनों 0 को टेंड करें, ऐसा हम बनाने जा रहे हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो ये पोर्शन है x + sin x/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। देखिए ये पूरा जो पार्ट हमारा है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, इसी से डिवाइड कर दिया, x + sin x/2, x - sin x/2, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे मैं लाया उसको ऊपर ले लिया, ये नीचे लाया उतना ही ऊपर ले लिया, और x⁴ ऑलरेडी यहाँ है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, जो है वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन इसे करने से अपने को फ़ायदा हो रहा है कि इस फॉर्मूले को हम आराम से यूज़ करके अपने क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, ये देखिए ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका 1 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका 1 हो जाएगा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और जब मैनिपुलेट करेंगे तो फाइनली आएगा x² - sin² / 2x⁴। यहाँ आने के बाद यहाँ 2 ऑप्शन हमारे पास है करने का। एक ऑप्शन है कि हम एल हॉस्पिटल रूल से हम चले जाएं, एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर लें, इस रूल को यूज़ करें। इस रूल को यूज़ करने से ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज डिनोमिनेटर में x⁴ है, तो ये पावर ज़्यादा होने के कारण एल हॉस्पिटल यूज़ करेंगे तो कई स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन लिमिट में बात भी क्लियर है कि जब भी साइन कॉस टेन e⁻x log 1 + x, ये सब जब भी आएगा तो हम एक्सपेंशन के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन सोच रहे थे कि साइन x का एक्सपेंशन मैं लिख दूँ। यहाँ देखिए साइन x है, यहाँ पर अपना देखिए x माइनस, ये एक्सपेंशन आपको याद दे दिया है, ध्यान है, तो आराम से ये जल्दी बन सकता है क्वेश्चन। ये 5 है अपॉन फैक्टोरियल 5 है, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। हमें स्क्वायर का साइन, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही है कि स्क्वायरिंग करेंगे तो बहुत बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरे टर्म का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें एकदम केयर करना है कि कौन कौन से टर्म ऊपर आ सकते हैं, क्यों x⁴ को गायब करना है मेरे को। आप ध्यान दीजिए, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो एक तो x² ये अपना यहाँ आ गया, इसको जब स्क्वायर आप करेंगे तो x² आएगा, इसके बाद जो पावर आएगा वो 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा, 2a × b करके,
इसके बाद देखिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा -2x⁴/6। इसके बाद ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, ये किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर ज़्यादा आएगा 4 से। जब 4 से ज़्यादा पावर आएगा, जैसे अगला 6 पावर आ जाएगा, देखिए 6 पावर आ जाएगा, x⁴ आ जाएगा, तो हमें आगे की पावर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्सटेंस को जब 0 करेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ से कट करके ये x² एक कैंसल आउट हो गया, ये 2x⁴ ये आपका 2/3 1/3 आ गया। और आगे मान लो आप x⁴ को आप कैरी करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका रीजन है कि x⁴ से डिवाइड होगा तो यहाँ x² आ जाएगा, और x² यहाँ है तो x = 0 हो जाएगा। इसलिए आगे के फॉर्म को लाने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये x⁴/3 2x⁴ हो गया, x⁴ कैंसिल हो गया, आराम से 1/6 आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन चाह रहा था, अदरवाइज आइडिया तो सिंपल था, आइडिया एकदम सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है, f(x) को मिनिमम 1, 1 + x sin x व्हेन x लाई बिटवीन 0 से 2π। इस क्वेश्चन क्या करना आपने को, इस क्वेश्चन में ये करना है कि भाई देखना है कि हमारा ये फंक्शन जो है कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है और कितने पॉइंट पर नॉन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है। जैसे इसका ऑप्शन बना हुआ, उस ऑप्शन को देखो आप, ये कह रहा है, ऑप्शन का मतलब बहुत क्लियर है कि m के बारे में बोल रहा है। m का मतलब है कितने पॉइंट पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियर। और n का मतलब है कि कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो नंबर पूछ रहा है कितने पॉइंट पर आपका ये डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कि जैसे देखिए ये फंक्शन हमने ऐसे लिया हुआ है, दिया हुआ सॉरी, फंक्शन ऐसे f(x) = मिनिमम 1, 1 + x sin x। मिनिमम मैक्सिमम की मीनिंग तो बहुत क्लियर है। मिनिमम या मैक्सिमम का मतलब है, सपोज f(x) कोई फंक्शन दिया हुआ है और ऐसे डायरेक्ट मैं लिख दूं, मिनिमम लिख दूं, 1, 2 लिख दूं, तब तो ये फंक्शन f(x) की वैल्यू जो आएगी वो क्या जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों में जो कम है उसको लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्टली 1 या 1 + x sin x को नहीं ले पा रहे हैं। उसका रीजन है कि यहाँ x वेरी कर रहा है, कभी ये छोटा होगा, कभी ये बड़ा होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन है कब ये किस पार्ट को 1 कब लेंगे और कब 1 + x sin x को हम लेंगे। इसके लिए हम क्या करना है, हमें मालूम है कि हमारा जो इंटरवल है वो 0 से π के बीच में यदि हम लेते हैं, 0 से π के बीच में x को हम लेते हैं, तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 में कुछ ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 1 से 1 + sin x, 1 + x sin x बड़ा हो जाएगा 1 से, इसलिए छोटा कौन हुआ, 1 हुआ। तो इस केस में ये 1 छोटा हो गया, यानी 1 ले लेंगे। लेकिन π से जब 2π के बीच में आप जा रहे हो ना, π से 2π के बीच में जो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में π से जो ही आगे बढ़ेंगे sin x आपका निगेटिव हो जाएगा। यानी पूरी वैल्यू निगेटिव होने का मतलब है कि 1 में से कुछ आप माइनस कर रहे हो। 1 से माइनस होने का मतलब है कि ये छोटा हो जाएगा, यानी इसका मतलब 1 + x sin x अपने साथ में आएगा। तो यहाँ पर हमने 0 से 2π के बीच में 1 + x sin x है। अब हमारे पास फंक्शन डायरेक्ट आ गया। अब फंक्शन आने के बाद अब हमें डिसीजन लेना है कि किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का देखिए 0 से π के बीच में तो हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, बिकॉज हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, ऐसे आगे बढ़ रहा है, क्लियर। तो कहीं भी ब्रेक होने के चांस नहीं है। और x की वैल्यू π से 2π के बीच में हम बात करें तो देखिए ये sin x हमें मालूम है, sin x के ग्राफ से आइडिया है कि sin x कंटिन्यूअस होता है, और ये पॉलिनोमियल x है तो ये भी कंटिन्यूअस है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूअस होगा। यानी π से 2π के बीच में भी ये 1 + x sin x कंटिन्यूअस होगा। अब क्वेश्चन है कि ब्रेक कहाँ होने के चांस है। आपको मालूम है जब भी एंडिंग पॉइंट हमारा आता था, जैसे 0 से 2π के बीच में हमें डिस्कस करना है इसकी कंटिन्यूटी, क्लियर। तो इसका मतलब 0 से 2π के बीच में हम बात कर रहे हैं,
तो एंडिंग पॉइंट पर तो हमेशा कंटिन्यूटी चेक की जाती है, बिकॉज एंडिंग पर चांसेस होता है ब्रेक होने का। क्लियर। और दूसरी जगह इसका मतलब हो गया कि हमारा डाउटफुल पॉइंट 0 और 2 पाई होगा कंटिन्यूटी के लिए। और कोई पॉइंट है क्या? और पॉइंट है जहां फंक्शन हमारा चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेरा फिंगर है, इसको हम ऐसे आपको ऐसे बनाएं इसको, तो यहाँ देखिए एकाएक एक जा रही है, इसके बाद नीचे आ रही है, यहाँ चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब चांसेस वहाँ ब्रेक हो जाए। इसलिए हम लोगों का देखिए पाई से स्मॉलर के लिए फंक्शन डिफरेंट है, पाई से ग्रेटर के लिए फंक्शन डिफरेंट है, तो चांसेस हैं कि यहाँ ब्रेक हो सकता है। इसलिए एक्सकल टू पाई भी अपने डाउट रहेगा कि यहाँ भी हमारा फंक्शन ब्रेक हो सकता है, यानी चेक करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने 3 पॉइंट पर चेक करने की बात हुई। एक तो 0 पर हम चेक करने जा रहे हैं। जब भी किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं तो हम देखते हैं वो पॉइंट इनसाइड है डोमेन के या एकदम एंडिंग पॉइंट पर है। फिलहाल अभी 0 हमारा एंडिंग पॉइंट है, एक साइड में है, इसीलिए हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन की जरूरत होगी और राइट हैंड लिमिट की जरूरत होगी। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f0, राइट हैंड लिमिट जब 0 प्लस करेंगे तो यहाँ fx जब क्या पुट करना होगा, यहाँ पर देखिए fx जब पर यहाँ पुट करना होगा 1, यहाँ 1 पुट करेंगे। जब इसकी लिमिट लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ गया। f0 पहले से आप देखें f0 की वैल्यू भी 1 है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब 0 पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगला अटेम्प्ट कहाँ करेंगे, पाई पर। पाई आपका इंटीरियर पॉइंट है, डोमेन के अंदर है। इसका मतलब है कि पाई पर हमें तीनों बात चेक करनी पड़ेगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन, लेफ्ट और राइट, लिमिट दोनों तीनों चेक करना पड़ेगा। यहाँ पाई पर एक्सकल टू पाई पर हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि एक्सकल टू पाई पर हमारा कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन तो क्लियर है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ पाई होगा। एफ पाई की वैल्यू हम मालूम करें अपने फंक्शन से, तो एफ पाई की जो वैल्यू हमारी है वो एफ पाई, मतलब पाई यहाँ रख दीजिए किसी में, तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया आपका। लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आप मालूम करने जा रहे हैं, तो देखिए अब ये 1 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1 प्लस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अब तीनों को आप पुट करेंगे, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, एफ पाई की वैल्यू भी 1 है, यानी तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पाई पर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगला अटेम्प्ट कहाँ करना है, एक्स इक्वल टू 2 पाई पर। तो एक्स इक्वल टू 2 पाई पर हम देखने जा रहे हैं अब, ठीक। तो एक्स इक्वल टू 2 पाई पर अब चेक करेंगे, एक्स इक्वल टू 2 पाई पर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है। एक्स इक्वल टू 2 पाई भी हमारा एंडिंग पॉइंट था, इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ फंक्शन और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ 2 पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट आप आ गया, एफ एक्स के ऊपर 1 प्लस एक्स साइन एक्स पुट करेंगे और इसकी वैल्यू एफ 2 पाई की वैल्यू हमने 1 दिया है, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, एफ 2 पाई की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब फंक्शन एक्स इक्वल 2 पाई पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। आप ध्यान से देखो कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस आया ही नहीं। इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0 हो गई क्वेश्चन में, ठीक है। सेम मैनर में अब बात करेंगे कि फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ है, किस पॉइंट पर चेक करना है। तो क्लियर है कि सिर्फ एक ही डाउटफुल पॉइंट है जहाँ पर चेक करना चाहिए, एक्स इक्वल टू पाई। एक्स इक्वल टू पाई पर हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। एक्स इक्वल टू पाई पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का रूल क्या है, तो रूल तो 2 हैं अपने पास, लेकिन ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हर जगह है, इसलिए हम डायरेक्टली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे डायरेक्टली, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 था, ये 0 आ गया, और ये आपका था 1 प्लस एक्स साइन एक्स आपके पास था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्स कॉस एक्स, ये 1 का 0 हो गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स व्हेन एक्स लाई बिटवीन 0 टू पाई। अब आपने इसमें पाई पुट किया, पाई पर आप चेक करने जा रहे हैं, तो पाई जब पुट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गई, और इसमें पाई आप पुट करेंगे, यहाँ पाई पुट करेंगे इसमें, ये 0 आ जाएगा माइनस पाई, यानी दोनों इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये नॉट इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्स इक्वल टू पाई पर हमारा फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, ठीक, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। नॉन डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि हमारा फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, तो हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एक पॉइंट पर हुआ, यानी m की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर। तो ऑप्शन फिर कौन सा हुआ, तो ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है बी होगा।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन थोड़ा समय लग सकता था ये डिफाइन करने में, अदरवाइज तो इसको इजी क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कंसीडर ए क्यूबाइड, साइड उसके दिए हुए हैं 2x, 4x एंड 5x, ठीक। एनक्लोज्ड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस r, हेमीस्फीयर है उसका रेडियस r है। अब कह रहा है कि सरफेस एरिया कांस्टेंट k के इक्वल होना चाहिए, देन रेशियो ऑफ x एंड r और विथ सम ऑफ देयर मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन किस फॉर्म में दे रहा है, रेशियो इस फॉर्म में दे रहा है। अब ये क्यूबाइड है, ये तो कीप इन माइंड क्यूबाइड है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आइडिया तो सिंपल है इसका, बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। जैसे देखते हैं कि जो क्यूबाइड है उसके एरिया, ये फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया आपको विजुलाइज करना है, ये 2x और 4x की बात हो रही है। जैसे ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, जैसे याद आपको है 2ab BC प्लस CA, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, ठीक। तो सरफेस एरिया उस क्यूबाइड का आ जाएगा, जैसे आप रूम में, जिस रूम में आप हैं वही क्यूबाइड मान लीजिए, उसकी एरिया कैसे मालूम करते हैं वो आ गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एक और बात कर रहा है, हेमी स्फीयर की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो हेमी स्फीयर यदि है तो उसका सरफेस एरिया 2πr², और क्लोज्ड है इसका मतलब नीचे πr²। इसको सबको सम आप करोगे तो आपके पास डेटा ये आएगा 76x² प्लस 3πr² इक्वल टू k इज अ गिवन, k गिवन मतलब ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये गिवन है, ठीक। यहां से हमने r मालूम कर लिया, आगे हमें यूज करना पड़ेगा, ऐसे हमने लिख लिया। अब इसके बाद वो कह रहा है कि वॉल्यूम, क्वेश्चन में कहा हुआ है कि वॉल्यूम जो है को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना आपको है। एकदम क्लियर मालूम है इस चैप्टर में, जब भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करेगा, जिस क्वांटिटी की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की बात करेगा वो क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगी, क्लियर। इसलिए वॉल्यूम के बारे में बात किया है, उसका टोटल वॉल्यूम हमने लिख लिया 40, वॉल्यूम बताइए अपने को 40x³ 2/3πr³, हेमी स्फीयर है, पूरा स्फीयर होता तो 4/3πr³ होता, क्लियर। ये आ गया अपना। अब ये वॉल्यूम डिफरेंशिएट होना है, ये क्लियर हो चुका है, एक वॉल्यूम डिफरेंशिएट होना है, बट वेरिएबल दो हैं, x भी है और r भी है, दोनों वेरी हो सकता है, इसलिए आपको वेरिएबल को चेंज करना है। इसलिए इस इक्वेशन से r मालूम करके r यहाँ पुट किया गया। जब r यहाँ पुट किया गया है, अब देखो सब कुछ एक वेरिएबल हो गया, जिस वेरिएबल x सिर्फ है। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हम कर देंगे वॉल्यूम को, x के रिस्पेक्ट में, ये dv/dx हो जाएगा, क्लियर। अब डिफरेंशिएट करेंगे आप, सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएट करेंगे आप तो ये आएगा। अब ये जीरो होना है, ये जीरो हमने इसको कर दिया। जब जीरो करेंगे तो x और r में एक रिलेशन आ गया और आपका आंसर आ गया। बड़ा सिंपल है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना था। और आंसर क्या आ गया इसका, बी आ गया, इन सेकेंड वाला ऑप्शन इसका आ रहा है, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है, उतना पेशेंस रखना था वहाँ पर, और रख करके थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रख के करते, बस कैलकुलेट करते जाना था और आंसर आराम से आ जाता। एक एक चीज़ को ध्यान रखना था, डिफरेंशिएट करते समय कोई मिस्टेक ना हो, इस बात को ध्यान रखना था। अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई y² = 8x एंड y² = 16 × 3 - x इक्वल। एरिया बाउंडेड मालूम करना है दोनों पैराबोला के बीच में। ये भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ये दिए हुए हैं, देखते हैं करके कि क्या क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते समय। एरिया मालूम करेंगे, ये कर्व हमारा गिवन है, ये कर्व देखिए हमारा गिवन है, y² 16 - 3x एंड y² = 8x। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ड्रा करना बहुत सिंपल है। इसको यदि हम ड्रा करें तो ये आ गया y² = 8x आ गया, क्लियर। इसको ड्रा करें, इसका वर्टेक्स देखें, इसका वर्टेक्स देखेंगे हम, ठीक है। तब उस केस में इसका वर्टेक्स आएगा क्या,
ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आएगा 0,3, सॉरी 3,0 आ जाएगा, तो 3,0 यहाँ पर आ गया। और माइनस होने के कारण ये पैराबोला आपका ऐसे बन रहा है, देखिए इस तरह से आ रहा है। क्लियर? दोनों इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करेंगे, तो दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, इस दोनों को यहाँ इक्वेट कर दिया हमने। इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू आ गई एंड देन y की वैल्यू आ गई, ये मार्क कर दिया, दिस द a और दिस द b। इसका सिमेट्रिक, ये जो हमारा फंक्शन, ये हमारा ग्राफ बन रहा है, ये सिमेट्रिक हो रहा है, कम से कम x एक्सिस के ऊपर एकदम जैसा है वैसा ही नीचे आ रहा है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। हम एक पार्ट का एरिया मालूम करके उसको डबल करेंगे। एरिया मालूम करने में हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम dx स्ट्रिप लें या dy स्ट्रिप लें, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है एरिया मालूम करने में। देखिए इसमें यदि इस स्ट्रिप को आप यूज़ करें, देखिए ध्यान दीजिए, इस स्ट्रिप को यूज़ करें आप, यानी ये dy हो जाएगा और x हो जाएगा, तो x इंटू डी वाला हम करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, एक बार में कर देंगे। यही काम यहाँ करना पड़ा है। एरिया बाउंडेड बाय बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAC। OAC का एरिया हम मालूम करने जा रहे हैं, उसका डबल कर देंगे तो ये इंक्लूड हो जाएगा, ये भी एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये ध्यान रखने वाली बात हम जो कह रहे थे कि 0 से 4, यदि इसको हम करेंगे ऐसे एरिया लेंगे तो कहाँ से कहाँ आपको स्ट्रिप को मूव कराना पड़ेगा, 0 से 4 तक स्ट्रिप जाएगी, 0 से 4 तक स्ट्रिप मूव कराएंगे। अब किस स्ट्रिप को मूव कराएंगे, dy थिकनेस के स्ट्रिप को मूव कराएंगे, तो dy यहाँ पर देखिए आ गया, dy स्ट्रिप को मूव करा रहे हैं। और दो फंक्शन होने के कारण हमने क्या करना है, x2 माइनस x1 लेंथ लेना है और देन dy लेना आपको है, और कहाँ से 0 से 4 तक कर देना है। x2 आपको इसको ले लीजिए, x2 यहाँ से इस वाले को मालूम कर लीजिए। x2 कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ से x2 मालूम हो जाएगा आपका। ठीक, x2 जब यहाँ से x निकालेंगे तो आएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर 16, और x1 जो हमारा आएगा वाई स्क्वायर बाई 8। तो इसके बाद आप इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका कैलकुलेशन हो गया, आराम से वैल्यू रखेंगे। ये आप देखिए यहाँ पर आ गया 16 आ गया, ये 16 आ गया, और आंसर कौन सा मार्क करेंगे, सी मार्क करेंगे, सी आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन सी आ रहा है इसका, और ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था लेकिन डिफिकल्ट नहीं कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान रखना होगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन तो दिख रहा है, इंटीग्रेट करना है, ये सब कुछ दिया हुआ कंडीशंस, ये दिया हुआ कंडीशन, ये आपको मालूम करना है। इसका ऑप्शन किस फॉर्म में दिया वो देख लीजिए, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्शन को ध्यान रखना था, मैं कई चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत थी। जैसे आपने कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे जब, तो आप देखिए क्या क्या बात आ रही है इसके अंदर। जैसे मान लो हम लोग करके देखते हैं इसको, ये हमारा फंक्शन है जिसको हमें करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है। अब मालूम क्या करना है, f1/2 मेरे को मालूम करना है। ठीक है, फंक्शन, इस फंक्शन को हम ले रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या किया कि 1 माइनस एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 1 माइनस एक्स दे लिया, नीचे भी 1 माइनस एक्स आ जाएगा, फाइनली देखिए ये बन जाएगा। क्लियर, इसको सेपरेट कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया, 1/x अंडर 1 माइनस स्क्वायर dx माइनस, ये आपका आ गया। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो फॉर्मूला हमें मालूम है, इसको तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ये इसका इंटीग्रेशन तो आ गया यहाँ पर, बस इसके इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है। ये देखिए ये टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है, जैसे अंदर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, बाहर लीनियर है। इसको करने के लिए एकदम क्लियर पहले से आपको आइडिया होना चाहिए या रहता है कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, x = 1/t, ये स्टैंडर्ड है, ये पहले से हम लोग कर चुके हैं या जानकारी होनी चाहिए। देन dx हो गया, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर इसमें हमने पुट कर दिया। ठीक, जब पुट किया हमने और कैलकुलेशन किया तो ये फाइनल कट पिट करके देखिए आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका इंटीग्रेशन ये भी ऑलरेडी ये मालूम ऑलरेडी कि 1/√x² माइनस a² dx यदि हमारा है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑलरेडी मालूम है, लॉग आएगा, x आएगा, अंडर आएगा, x² आएगा, a² आएगा, प्लस c आएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया हमने। फाइनली आप देखो
ये t आ गया। फिर t को किससे रिप्लेस करना मेरे को, t इक्वल के प्लेस पर 1/x आपको करना है। जैसे आगे देखिए, हमने t के प्लेस पर 1/x रख दिया तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। इसमें तो कहीं इशू नहीं, ये तो ऑलरेडी आपका चल रहा आगे। ये फाइनली ऐसे आ गया, देखो इस तरह से आ गया। अब यहाँ से एक प्रॉब्लम आ रही है, यदि आप, ये ट्रिक इसका है, इस क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम आ रही थी करने में कि ये हमारा देखने में तो gx लग रहा है, देखिए ये gx लग रहा है, यानी आपने gx इसको ले लिया, gx जैसे gx प्लस c हमारे क्वेश्चन में था, gx आपने इसको ले लिया माइनस ln और 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स x, और g1 की वैल्यू उसने 0 दिया है। यहाँ से जब g1 मालूम करेंगे तो g1 मालूम करेंगे यहाँ पर तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक। जबकि g1 कंडीशन दिया है कि g1 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जबकि g1 0 नहीं इसमें आएगा, बिकॉज ये तो 0 1 पुट करेंगे, देखिए 0 हो जाएगा, लेकिन फाइनली क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा। जबकि हर हाल में gx उसको चूज करेंगे जिसके लिए g1 क्या आ जाए, 0 आ जाए, उसको चूज करना है। इसीलिए ये ध्यान रखना था कि साइन इनवर्स को चेंज करना पड़ा इस फॉर्म में। जब इस फॉर्म में हमने चेंज किया तो आप ध्यान देखिए, ये -π/2 c1 आ गया, और ये जो आपका फंक्शन आया, ये हम अब इसको gx लेट करेंगे, gx इसको मानेंगे तो g1 इसका क्या आएगा, 0 आएगा। यानी gx यदि इसको आप लेते हो, gx इसको आप लेते हो कि -ln लेते हैं, 1/x लेते हैं आप, अंडर रूट 1/x² माइनस 1 यदि आप लेते हो, इसका g1 आप लेते हो, आप g1 या प्लस cos इनवर्स x भी है, cos इनवर्स x भी है, इसका g1 लीजिए, ये 0 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ रखेंगे ये 0 हो जाएगा और 1 रखेंगे 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा gx ये वाला पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ। अब इसमें ये gx हुआ, देखिए ये gx हो गया हमारा। अब g1 निकालेंगे, g1 इस पार्ट में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा cos इनवर्स 1/2, ठीक। और ln 2 प्लस √3/2, आगे कैलकुलेशन देखिए आप। अब उसी को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे आप देखो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने ऑलरेडी इसको, क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक। जब रेशनलाइज को करेंगे तो आपका फाइनली जो है आंसर इस फॉर्म में ही आ जाएगा, ये वैल्यू सेम होगी, इसको रेशनलाइज करके देख लीजिए आ जाएगा। और उस साइड में क्या है, cos इनवर्स है, cos इनवर्स 1/2, और सिंपली ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। फाइनली इसको रिवर्स कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, और ये फाइनल आंसर आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा मार्क करना है, इसमें ऑप्शन कौन सा मार्क करना है, ये मार्क करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जब आपने इंटीग्रेशन तो सिंपल था, लेकिन आगे आने के बाद वो g1 की जो वैल्यू निकालनी है उसको ध्यान रखने की जरूरत थी, ठीक। वही ट्रिक है इसका, इस तरह से ऑप्शन ए आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखो। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है उसके अंदर ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद भी ये बात कर रहा है कि देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस जेड एक्स का लोकल मैक्सिमम। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आसान होने के बाद भी थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं इसका ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है। ऑप्शन किस तरह दिया है, देखिए 1 - e 0 1/e 2/4 - e, इस तरह के ऑप्शन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए आप। डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हम सॉल्व करने की सोचेंगे, ये ऐसे है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखें। वैसे मालूम है dy/dx के बगल में कुछ भी है तो डिवाइड करके बाद चेक करते हैं, डिवाइड कर दिया, ऐसे इस फॉर्म में आ गया। इस फॉर्म में आते ही ये पता लग गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड फिक्स्ड होता है, उसको करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला हमने, e का पावर, ये 2/x आपका आ गया यहाँ पर 2/x। अब इंटीग्रेट करेंगे तो आराम से x² आ जाएगा, ठीक। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। हमें मालूम है y × if, ये फॉर्मूला हमारा था हमारे पास, गेट लो एग्जैक्टली qx होता था हमारा, i × if होता था,
इंटू आई एफ होगा और डी एक्स होगा। ठीक, इसको हम यूज़ करते थे हम लोग। यहाँ देखिए यूज़ कर दिया हमने, ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये e की पावर एक्स स्क्वायर, अपने पास वो ये अपने पास है x e की पावर x। ठीक, और उसके बाद जो है ये आपका आ गया e की पावर x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको हमने ये y इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसा रहेगा, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के करेंगे तो ये आपका आ गया। ठीक, क्लियर, इसमें कोई समस्या नहीं है। y1 0 दिया है, यहाँ y1 यानी यहाँ 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, c की वैल्यू माइनस ई आ जाएगा। ठीक, इसको रख दिया हमने तो हमारे पास आ गया ये पूरा फंक्शन एफ एक्स आ गया। यहाँ c रख देंगे, इसमें देखिए c रख देंगे माइनस ई तो आ जाएगा। और हमें क्या मालूम करना था, हमें किसकी जरूरत थी, जेड एक्स की, जेड एक्स की। तो यहाँ वाई एक्स, यहाँ से वाई बल आके यहाँ रख दिया हमने, यहाँ देखिए यहाँ रख दिया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर सब में वाई एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली आपका ये आ जाएगा। ठीक, नाउ ये फाइनल आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा, और सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर जीरो जीरो करेंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, यानी जेड एक्स के लिए हम बात कर रहे थे तो जेड एक्स का क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया और क्या आ गया -1। अब देख लेना है 1 और -1 पर किस पर लोकल मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है, डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस बात को डिसाइड करने के लिए। 1 और -1 पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है तो उस केस में डबल डिफरेंशिएट किया और एक्सकल टू 1 यहाँ पुट किया तो जेड डबल डैश 1 की वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब एक्सकल टू 1 पर क्या हो गया, ये मिनिमा हो गया। ठीक, मिनिमा हो गया। देन पुट जेड एक्सकल टू -1 पुट करेंगे जब आप, उस केस में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव और लोकल मैक्सिमा एट एक्सकल टू -1 जिसकी जरूरत थी हमें। ठीक, जिसकी जरूरत थी, जो कि लोकल मैक्सिमा ही पूछ रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो जेड की जो जेड फंक्शन था उसमें -1 पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन डी आया, डी ऑप्शन आया, लास्ट वाला ऑप्शन आया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा लेंदी है, बट प्रोसेस एकदम क्लियर हो रहा था क्या करना है इस क्वेश्चन में, ये समझ में आ रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पर अपना है, ये भी एक क्वेश्चन अपने पास था। ये सेम मैनर में आप देखो इस क्वेश्चन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन y0 जो दिया हुआ है और y2 पूछ रहा है, यानी क्लियर हो गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और जहां x के जगह पर 2 पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। सिंपल, जितना टाइम लगे डिफरेंशिएट करने में वो आपको करना होगा। थोड़ा सा लेंदी है डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेट करना, इसको सॉल्व करना। देखते हैं इसका ऑप्शन किस तरह दिया है, इस फॉर्म में देखिए, बड़ा सिंपल ऑप्शन दिया है, 2 -1 1 0 0 ई दिया हुआ है। अगला इसकी बात सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल, देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहचानने की कोशिश करें कि किस फॉर्म का, किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उस केस में आप देखें अगेन इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, लीनियर फॉर्म में है। आप देख लो ये फॉर्म आपको याद होगा, ये फॉर्म है dy/dx प्लस p होता था, y होता था और q, p एंड q फंक्शन ऑफ x होता था, उसी फॉर्म में है ये। ठीक, इसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर मेथड क्लियर है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मालूम करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए देखिए ये e की पावर x हो गया, ये पूरा हमारा p है, इस p को यूज़ कर लिया हमने और इसका सिंपल इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दिया। बाई पार्ट इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये फाइनली आएगा। क्लियर, आप फाइनली करोगे, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान लेट कर करोगे आ जाएगा। उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसके अंदर ये qx आएगा, ये qx आ गया और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, if आ गया, ये if आ गया, if आ गया। ठीक, अब अगला जो चैलेंज है इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन भी थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन तो बड़ा सिंपल दिया, लेकिन उसके अंदर आपसे इंटीग्रेशन की बात सोच रहा है कि इंटीग्रेशन आपको करने आता है ठीक से कि नहीं, ये चेक कर रहा है वो। ठीक, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसको यदि आप लेट कर लें, e की पावर x x स्क्वायर 2s को t लेट कर लें तो आराम से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा और पुट करने पर फाइनली आ जाएगा। देख लो आप इस तरह से। ठीक,
अब उसके बाद आप y x से आप 0 पुट करेंगे, ये रखेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो c की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई। और उसके बाद जब c की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, यहाँ 1 आ गया, c की वैल्यू 1 आ गई, उसके बाद बहुत सिंपल हो गया, जहाँ x है वहाँ को क्या पुट कर देंगे आप, 2 पुट कर देंगे। जब यहाँ 2 पुट करेंगे, देखिए यहाँ x जब 2 पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 आने का मतलब ऑप्शन हमारा आप देखें तो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन आपका सी आ गया। तो सी ऑप्शन इसका आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, करेक्ट कॉमन टेंजेंट टू दिस इलिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर 9 इक्वल टू 1 एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12। टू कर्व हैं, अगर कॉमन टेंजेंट जो आएगा उसका जो है स्लोप आपको मालूम करना है उस कॉमन टेंजेंट का। ठीक, ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो ऑप्शन जो है ये कह रहे क्वेश्चन, ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये 12m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको 12m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। 6 9 12 करना क्या है, कॉमन टेंजेंट जब आएगा कर्व पर क्या करते हैं वो देख लो आप। कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बहुत से सिंपल होते हैं। जैसे कॉमन टेंजेंट हमने क्या किया, दोनों सर्कल, एक सर्कल आपका है, एक इलिप्स है, ये मान लो इलिप्स है ऐसा, ये इलिप्स है और ये एक सर्कल है और दोनों के सर्कल आपका है, इस तरह से आपका सर्कल दिया हुआ मान लो ऐसा सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, इसको सर्कल है, ये हमारा सर्कल है, ये सर्कल है और ये इलिप्स है। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। मान लो कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है तो इस तरह से बात कर रहा है, एक ऐसी लाइन जो दोनों को टच करते हुए जा रही है, क्लियर, ऐसा ये टच करते जा रही है, इस लाइन के स्लोप के बारे में बात कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया कि सर्कल पर ये टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसके बारे में आइडिया है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे होता है, mx होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक, और प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये है, ए स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ये बाहर आ जाता है ऐसे। इसको यूज कर लिया हमने, लेट कर लिया कि इस टेंजेंट का इक्वेशन जब सर्कल पे लाइन चल रही थी तो इसका इक्वेशन ये होगा। वैल्यू पुट कर दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 12 है, ये पुट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गया। ठीक, फिर हमने उसी स्लोप एक ही रखा, यम स्लोप रखा, उसी स्लोप का एक टेंजेंट का इक्वेशन हमने इलिप्स पर रखा। इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन एकदम सबको क्लियर है, mx होगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया गया, ये यूज कर लिया, देखिए। ठीक, ये 16 है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है, रख दिया। लेकिन दोनों लाइन आइडेंटिकल हैं, दो लाइन क्या है, आइडेंटिकल हैं। जब दो लाइन आइडेंटिकल हैं तो हमने देखा कि ये दोनों इक्वल ही है दोनों में, तो इसलिए ये भी इक्वल होना चाहिए। इस फॉर्म में हमने करके देखिए ये कट जाएगा और ये दोनों आइडेंटिकल करके, और इससे यहाँ से m की वैल्यू मालूम आराम से किया जा सकता है। यानी एम स्क्वायर आ गया, क्योंकि एम स्क्वायर की जरूरत है मेरे को, 12m स्क्वायर वो पूछ रहा क्वेश्चन में, यहाँ रख दिया और आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। और ऑप्शन क्या आया, इसका ऑप्शन आप देखोगे ध्यान से, इसका बी आया, बी ऑप्शन पर आपको टिक करना था, क्लियर। तो ओवरऑल क्वेश्चन का एनालिसिस की बात करें, क्वेश्चन की हार्डनेस की बात करें तो सिंपल एकदम ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो हमेशा हम करते रहते हैं। कॉमन टेंजेंट कैसे मालूम करते हैं उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन माना जाए, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ये किया जा सकता था और इजीली आंसर इसका मालूम किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, स्क्रीन पर देख रही है, द लोकस का क्वेश्चन है। लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4,3 ऑन द पॉइंट इलिप्स दिस। इलिप्स दिया है, कह रहे हैं कि उसका जो लोकस आएगा वो लोकस भी इलिप्स आएगा और उस इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है, ई मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या मालूम करना पड़ेगा, लोकस मालूम करना पड़ेगा। लोकस कैसे मालूम करेंगे मिडिल पॉइंट का, वो देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए इस फॉर्म में दिया है,
उसका इसेंट्रिसिटी ई जैसे जो नया इलिप्स हमारा आएगा उसके ई के बारे में बात कर रहा है। तो वो लोकस मालूम करते हैं, ये क्लियर कर दिया लोकस भी इलिप्स आएगा ऐसा उसने इंडिकेट भी कर दिया। हमने क्या किया देखिए आप, हमने ये किया कि वो इलिप्स जो अपना है यहाँ बना लिया और एक पॉइंट लेट किया, उस पर इलिप्स पर एक पॉइंट लेट किया, वो फॉर्मूले से a cos थीटा कामा b sin थीटा फॉर्मूला अप्लाई करके, और एक पॉइंट P कहीं दिया हुआ है 4 3, इन दोनों P और Q का मिडिल पॉइंट R होगा, इस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है। तो बहुत क्लियर है, H और K मालूम कर सकते हैं मिडिल पॉइंट फार्मूले से। H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 cos 4/2 आ जाएगा, मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्लियर, ये आएगा √3 sin +3/2 आ जाएगा। यहाँ से ये इसकी H आ गया, देखिए H की वैल्यू यानी H ऐसे आ गया, H की वैल्यू आ गई 2 cos थीटा +4/2 आ गया। यहाँ से हमने क्या मालूम कर लिया, cos थीटा मालूम कर लिया, इसे cos थीटा की वैल्यू मालूम कर लिया। सेम मैनर में K इक्वल टू आएगा √2 sin थीटा +3/2, तो यहाँ से sin थीटा मालूम कर लिया, sin थीटा आ गया। देखिए अब ये थीटा को गायब करना है क्योंकि थीटा वेरिएबल है, एलिमिनेट करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया हमने, ये आगे देखिए एच क्यू किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, ये फाइनल हमारा एक इलिप्स बन गया। ठीक, हमें क्या निकालना है, इसका इसेंट्रिसिटी निकालना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला फॉर्मूला ई स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर्मूला 1 - बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इसको यूज कर दिया, यहाँ से ई मालूम कर लिया, आराम से क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी आएगा। टिक किस पर करना था, ये सी ऑप्शन पर टिक करना था आपको। क्लियर, तो ये क्वेश्चन सिंपल कहा जाएगा, लोकस का सिंपल सा क्वेश्चन बनाया गया है, इसको सॉल्व किया जा सकता था लिमिटेड टाइम में। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगेन ये क्वेश्चन दिख रहा अपने को, द नॉर्मल टू द हाइपरबोला, इसके पहले इलिप्स बात किया, उसके पहले अब ये हाइपरबोला की बात कर रहा है, हाइपरबोला पे एक पॉइंट 8,3√3 दिया हुआ है, आगे क्या कर रहा है, नॉर्मल पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करेंगे तो किस पॉइंट से पास करेगा, ये ऑप्शन ध्यान से देखना है, ऑप्शन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, सॉल्व करने का मेथड एग्जैक्ट क्या सूटेबल मेथड हो सकता है। आप ये क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ये आपका हाइपरबोला जो है, हाइपरबोला जो आपका है, हाइपरबोला आपका देखिए ये नॉर्मल का होगा, हाइपरबोला आपका जो है then normal to the hyperbola this and it passes through the point S, ये पॉइंट हाइपरबोला पर 8,3,√3 दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शन बने हुए हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। आप ये देखो, ध्यान दो, इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दें तो बड़ा सिंपल सी बात, इसने हाइपरबोला दिया नहीं, ठीक ना, इसने कहा कि x² अपान a² - y² अपान 9 ये दिया हुआ है, और 8,3,√3 से पास कर रहा है। क्लियर, इससे पास कर रहा है, ये सेटिस्फाई करा दिया हमने। यहाँ 864 अपान a² y 27 अपान 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या बन मिल गया आपने को, a मिल गया, यानी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करने के बाद क्लियर कट हमें हाइपरबोला का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब कर नॉर्मल की, कर इसी पॉइंट पर नॉर्मल मालूम करना है, नॉर्मल को आपको करना है। ठीक है, नॉर्मल आना है, तो नॉर्मल का फॉर्मूला याद है, कोई हाइपरबोला अपना है अपने पास, कोई भी हाइपरबोला दिया हुआ है, इस तरह से हाइपरबोला ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी सर्टेन पॉइंट पर x1 y1 पॉइंट यदि हम लेट करें, इस पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखें, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला तो यही है, ये क्लियर है अपने को, x - x1 अपान x1 अपान a², इस तरह फॉर्मूला है। x1 y1 की जगह हम क्या रख देंगे, 8√3, ये रख दिया हमने, यहाँ पर रखने के बाद सिंप्लीफाई हम करना शुरू करें तो ये नॉर्मल का इक्वेशन आ गया, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं,
एक एक ऑप्शन को रख के सेटिस्फाई करना है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इसके अंदर। ठीक, हमने ऑब्जर्व किया, सेटिस्फाई करने की कोशिश किया, देखा कि -1 9√3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी ऑप्शन आ गया, यानी सी ऑप्शन पर आपको मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें सोचने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इफ द प्लेन, एक प्लेन गिवन है, देखिए, रोटेटेड अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस बाय द एंगल π/2, यानी ये जो प्लेन हमारा है, ये दूसरा प्लेन है, इसके अबाउट इस प्लेन को, फर्स्ट वाले प्लेन को रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब कितने डिग्री से रोटेट कर रहा है? 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है। इसके ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। देन प्लेन पासिंग थ्रू द, अब किस पॉइंट से पास कर रहा है, जो नया पोजीशन पर हमारा प्लेन आएगा वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है। आगे इसके सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। आगे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या था? बेसिकली क्वेश्चन ये था कि एक प्लेन तो ऑलरेडी हमारे पास था, देखिए ऐसे एक प्लेन था हमारे पास, एक प्लेन हमारे पास था, क्लियर। और ये करें, ये इस प्लेन के बारे में बात करें तो इस प्लेन का इक्वेशन है 2x + y - 5z = 0। वी हैव अनदर प्लेन, आपके पास एक प्लेन और दिया हुआ है, ठीक ना, एक प्लेन और दिया हुआ है, क्लियर। इस प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन का इक्वेशन है 2x है + y है -5z, नहीं सॉरी, ये इस प्लेन का इक्वेशन है 3x, ये तो ले लिया हमने, 2x y - 5z। दूसरा प्लेन है 3x - y + 4z - 7 = 0। ये प्लेन हमारा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस प्लेन को इसके अबाउट, जैसे ये दो प्लेन ऐसे हमारे पास हैं, ठीक। अब इस प्लेन को हम, ये प्लेन हमारा ये वाला है, इसको करा रोटेट करो, रोटेट करके 90 पे ले जाओ। मतलब ये एक और नया प्लेन आपको लाना है। इस प्लेन के बारे में हम सोचें तो ये प्लेन हमारा है, ये जो इनिशियल प्लेन है, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल कह रहा है कि π/2 होना चाहिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, इस प्लेन का इक्वेशन हम मालूम कर लें तो हमारी बात बन सकती है। इसी प्लेन के इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन की सिचुएशन को आप ध्यान से देखो। ये प्लेन टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, यानी कोई दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई चीज पास हो रही है तो उसका इक्वेशन तो बहुत क्लियर है। ये यूज करते थे P + λ q = 0, ये फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते थे P + λ q = 0, ये हमने यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक। इसको रीअरेंज करने पर रीअरेंज कर दिया हमने। अब ये जो नया प्लेन हमारा आया, ये इस प्लेन की बात कर रहा है। इस प्लेन और ये फर्स्ट प्लेन के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब 90 डिग्री होगा तो उसके डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होगा? 0 होगा। वो हमने यहाँ कर दिया। देखिए, ये इसके नॉर्मल का ये है और जो इसका नॉर्मल ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करके 0 कर दिया। 0 करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दिया। पुट करने पर हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी फाइनल हमारे पास प्लेन आ गया। यही प्लेन जो है हमारा, इस प्लेन का इक्वेशन है, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ऑप्शन कैसे मार्क करें, कौन सा आंसर सही है। इसमें फिर वही बात आई है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन को रख करके आपको देखना है और कोई मेथड नहीं इसका रखना होगा। जब आपने ध्यान दिया चारों ऑप्शन को तो 1,02 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, रख के देखो आप, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब हो गया वो आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन हुआ। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन किया जा सकता था और टाइम, एक लिमिटेड टाइम में भी इसको कर सकते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लाइन, एक लाइन गिवन है, ये वेक्टर के फॉर्म में एक लाइन गिवन है, अनदर लाइन गिवन है आर कोप्लेनर। ये दोनों लाइन जो है हमारी कोप्लेनर हैं,
तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि टू लाइन्स आर कोप्लेनर। जब दो लाइन कोप्लेनर होती हैं तो क्या कंडीशन यूज करते थे हम, एक तो दिमाग में आना चाहिए। देन डिस्टेंस ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स फ्रॉम द पॉइंट अल्फा 0 0, यानी दो प्लेन जो जिस प्लेन में लाइन है उस प्लेन के अल्फा 0 0 से डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो देखा जाए, आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन को थोड़ा केयर करते हैं। ऑप्शन ए फॉर्म में दिया हुआ, यानी अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 2/9 ये सब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा मालूम करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, हमने एक तो हमारी लाइन, एक लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन ये है। हम उस प्लेन के बारे में सोच रहे हैं जिस प्लेन में दोनों लाइन रखी हुई हैं, जिस प्लेन में रखी उस प्लेन का इक्वेशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं हम। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो ये दो लाइन यदि आपके हैं इस तरह से, इस प्लेन में दो लाइन है, तो ये क्लियर है, इसके नॉर्मल, जो नॉर्मल होगा इस प्लेन के नॉर्मल निकल जाएगा, नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा। तो ये नॉर्मल वेक्टर हमने निकाल लिया। नॉर्मल वेक्टर निकालने का तरीका मालूम है कि आई जे के इसके कोफिशिएंट यूज कर देना है, दिस इज नॉर्मल वेक्टर, यानी इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर आ गया। जब नॉर्मल वेक्टर मिल गया, ऐसी प्लेन में एक लाइन है, तो मान लो ये पॉइंट मिल जाएगा, आई माइनस जे, ये पॉइंट भी मालूम है, प्लस के, एक पॉइंट मिल गया, और उस केस में नॉर्मल वेक्टर मिल गया और उस प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया, तो उस लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में यूज करके निकल सकते हैं, या डायरेक्टली इस फॉर्म में कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते थे, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई, कार्टेशियन फॉर्म में भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। सी हो गया z माइनस Z1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी आप ले सकते हो। रखने के बाद फाइनली हमारे पास ये जो आपका देखिए इस तरह से आ गया। ठीक, क्लियर। अब ये एक बात ये ध्यान रखना था इसके अंदर, ठीक ना, कि इसमें देखिए एक अल्फा, ये देखिए अल्फा, ये जो पॉइंट हमारा है अल्फा, ये वाला पॉइंट, इस दूसरे लाइन पर एक पॉइंट और भी है अल्फा -1, 0, इसको भी थोड़ा सा यूज करने पर आपको क्लियर कट हर चीज मालूम होने लगी। यानी अल्फा -1, 0 इसमें यूज कर दिया, पॉइंट ये लाई करेगा, तो अल्फा की वैल्यू आगे देखिए ना, अल्फा -1 0 इसी प्लेन पर होगा, तो ये सेटिस्फाई करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक, अल्फा की वैल्यू आने के बाद, अल्फा की वैल्यू आने के बाद आप इसके बाद क्या करना था, डिस्टेंस निकालना था पॉइंट टू द प्लेन। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू जो 5/3 आ गया, तो ये पॉइंट हमारा अल्फा 0 और 0 गिवन था, तो ये 5/3 रख दिया। ऐसे डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यूज कर दिया, ये 2/11 आ गया। आंसर कौन सा फॉर्म आ रहा है, आंसर कौन सा मार्क करेंगे, तो ऑप्शन देखिए बी मार्क करेंगे इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, उसको केयर करना था। ये अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक वेक्टर दिया है ए, बी एंड सी, given 3 vectors and V be the vector in the plane of A and B whose projection on C is 2/√3 and this condition V dot G equal to 7, और ये सब आपकी कंडीशन दी हुई हैं, आपको क्या मालूम करना है, इसको मालूम करना है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इस फॉर्म में दिया है, इस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है 6 7 8 9। ठीक, अब इसके बाद इसका अप्रोच क्या है वो देखते हैं। एक बात ध्यान रखना है, कह रहा है क्वेश्चन में ठीक से क्वेश्चन को रीड करना, अप्लाई करने से पहले ये 3 वेक्टर्स बी द 3 गिवन वेक्टर्स, लेट V बी द वेक्टर इन द प्लेन ऑफ A एंड B। जो V वेक्टर हमारा है वो A और B के प्लेन के अंदर है, ये देखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं कि इसमें किस किस बात की जरूरत पड़ रही है। जो सबसे पहले ये 3 वेक्टर्स अपने थे, ऐसी जो 3 वेक्टर्स हैं उसी प्लेन में आपका ये एक वेक्टर है V, ये एक V वेक्टर है जो A और B के प्लेन में है, A और B के प्लेन में। तो उस V वेक्टर को, यानी V कोप्लेनर हो गया, A B और V कोप्लेनर हो गए, तो V को लेट कर लिया है, इसको लेट कर लिया हमने, ये लेट कर लिया कि ये V हो गया। ठीक, A के प्लेस पर वैल्यू रख दिया, ये वाला ये रख दिया, B के प्लेस पर ये वैल्यू रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया। ठीक, और V कह रहे हैं जो वेक्टर आया वो किस पर प्रोजेक्शन ले रहा है, C वेक्टर पर। तो फॉर्मूला मालूम है, V डॉट C अपॉन मॉड C कितना प्रोजेक्शन है, 2/√3, तो 2/√3 उसका प्रोजेक्शन ले लिया।
अब सबको डॉट लेने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आप ध्यान दीजिए, ये डॉट लीजिए, v आपका ये आ चुका है, c ऑलरेडी आपके पास मालूम है, इसका डॉट लेंगे, प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ किया हमने, यूज़ करने के बाद 2/√3 आ गया। प्रोजेक्शन की क्लियरिटी है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते थे हम लोग। प्रोजेक्शन जैसे ये है, ये b वेक्टर है, ये थीटा है, इसका प्रोजेक्शन लेना है तो याद है इसका ये लेंथ आपको लागू करना पड़ता था, यानी मॉड b cos थीटा की वैल्यू होती थी a.b/mod a, यानी जिस पर लेना है, जिस पर प्रोजेक्शन आएगा वो नीचे आएगा, ठीक, जिस पर लेना है वो नीचे आएगा। उसी तरह ध्यान रख करके c पर लेना था, मॉड c भी तरह नीचे आ गया, और v और c अपना है। करने के बाद x y में एक रिलेशन डेवलप हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। एक कंडीशन और दिया है v.j, v.j की वैल्यू c है, v आपके पास आ चुका है, v आ गया है, और डॉट जे, v.j इससे आपका v है, इससे डॉट j लोगे आप, ये कंडीशन आपके सामने आ गई, x माइनस 3y = 7 आ गया। अब हमारे पास वी हैव टू रिलेशन, ये किया आ गया, ये किया आ गया, दो रिलेशन यहाँ पे आ गए, दो पार्ट आ गए। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली x भी आ जाएगा और फाइनली y भी आ जाएगा। एक्स वाई आते ही हमारे सामने v आ गया, वेक्टर v तैयार हो गया, v आ गया। जब वेक्टर v आ गया, हमें लाना क्या है, v डॉट दिस वाले, तो v वेक्टर आ गया, ये वेक्टर है, v डॉट ये i प्लस k मालूम करना है, जस्ट डॉट लिया और 2 + 7 इसका मतलब क्या आ गया, 9। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कर सकते थे इसको। इसका ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, तो ऑप्शन डी मार्क करेंगे, क्लियर, तो डी ऑप्शन आ गया। तो इसमें ये जो बात थी, ये एक तो इलेक्ट करना, अब प्रोजेक्शन का दो बातें थी, उसके बाद तो सिंपल सभी बातें कर सकते थे। दिस द अंडर क्वेश्चन। आप सबको मालूम है कि इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन फिक्स्ड है, वो क्वेश्चन आ गया। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन और 15 and 2 respectively, it was found that one incorrect observation was taken such that the sum of the correct and incorrect observations is 17। ये आपको नोटिस करना था, और करेक्ट मीन ये नोटिस करना है, उसका करेक्ट मीन तो 16 है, लेकिन उसने इनकरेक्ट डेटा लिया और किया तो उसके पास ये 15 आने लगा, ये ध्यान रखना था। और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 2 आया। अब पूछ ये रहा है देन करेक्ट वेरिएंस 2 आया, और वेरिएंस पूछ रहा है वो, यानी नया जो डेटा का करेक्ट हुआ उसका वेरिएंस कर रहा है, क्या होगा, ठीक। तो थोड़ा सा स्लाइटली इसको सोचना था इस क्वेश्चन में, और थोड़ा कोशिश करना था। मैं इसका डिस्कस कर रहा है, इसके ऑप्शन देखते हैं किस फॉर्म में ऑप्शन है। तो इससे नंबर दिया हुआ 10, 36, 43, 60, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सोल्यूशन जो हम करने की कोशिश करते हैं, ये गिवन है, सब कुछ सामने एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है हर चीज़। फाइनली आप देखो, ये मीन का फॉर्मूला तो क्लियर है ही हमें, ये गिवन है 15, क्लियर। देन आपका ये भी क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला मालूम हमें, ये वेरिएंस का फॉर्मूला मालूम है, वेरिएंस हमें मालूम है। ये सब कुछ पुट कर दिया, जो रॉन्ग डेटा था उसके अकॉर्डिंग पुट करने के बाद, यहाँ रखने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया। ये न्यू आपका दिया हुआ 16, यानी आप 16 to 50 करें तो टोटल डेटा कितना है, 800 है, ठीक। अब उसने कहा इनकरेक्ट डेटा की बात कर रहा है, तो हमने लेट कर लिया ए विद द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, देन करेक्ट ऑब्जर्वेशन a + 50 होना ही चाहिए, इनकरेक्ट एक कर रखा है। अब वो ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि करेक्ट इनकरेक्ट का सम दिया हुआ है, सम कितना है, 17 है, इसका मतलब a की वैल्यू 10 आ गया, ये इनकरेक्ट डेटा जो था उसकी वैल्यू आ गई 10, ठीक। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं इसको। देन करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितना हुआ, ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, ये तो 10 ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं था, वो 10 आ गए, 10 + 50 60 आ गया। और अब हमें देखना है कि जो न्यू वेरिएंस है उसमें क्या अंतर हुआ होगा। तो ये न्यू वेरिएंस, ये तो फाइनल हमारा इनकरेक्ट वाला था, क्लियर, जो वेरिएंस आपका आया था ये सिग्मा x² आया था, ये आपका ये था आपका, लेकिन उसमें इनकरेक्ट क्या था, 10 था उसका माइनस कर दिया,
करेक्ट कितना था 60, इसको स्क्वायर कर दिया। 50 तो डेटा, नंबर ऑफ डेटा में कोई प्रॉब्लम 50 था, और नया x बार यानी नई न्यू हमारा था ये 16 था, इसको फॉर्मूले में रख दिया। उसी फॉर्मूले पुट करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर आ गया 43। इसका आंसर क्या आ रहा है, सी इसका आंसर मार्क करना था। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सोचना था। फिलहाल ये इस चैप्टर से हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्वेश्चन देखिए इसमें आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। 16 sin 20 sin 40 sin 80। देन इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो बड़ा सिंपल है, यदि आप प्रैक्टिस में हैं, किए हैं प्रैक्टिस, तो इस तरह लिख सकते हैं। देखिए ये डिफरेंस दे रहा है, देखिए ये 40 को हमने ऐसे लिख लिया, 80 को मैंने ऐसे लिख लिया। और यदि आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो डायरेक्ट भी कई बार हम ध्यान रखते थे, साइन टा साइन 60 माइनस टा साइन 60 प्लस टा 1/4 साइन 3 थीटा, दिस आंसर कैन डू। यदि आपको याद है डायरेक्टली तो बहुत कम समय में हो सकता था, नहीं फॉर्मूला याद है तब भी हम कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। एक्सपेंशन करके या ये फॉर्मूला यूज करके साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता था, क्लियर। इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते थे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उससे भी आएगा, बहुत सिंपल हो गया। यदि इसको यूज कर रहे हैं तब तो एक लाइन में ही आंसर आ गया और ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो इस क्वेश्चन करना आसान था, सिंपल था, अब किया जा सकता था। द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एक क्वेश्चन था, जिसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन ये था अपने पेपर में, इसको भी कर सकते हैं हम लोग हैं। इसका ऑप्शन को देखते हैं, क्या ऑप्शन है इसका। ऑप्शन इस फॉर्म में दिया 0 π/4 π/3 π/6, क्लियर। इस तरह से ये गिवन है। ये सिंपल है, इसलिए आगे हम करके देखते हैं और इसका सोल्यूशन को देखते हैं किस तरह से करना था इसको। ऐसे देखिए क्वेश्चन तो हमारा ये है, ये आपका है कॉस है, ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स को तुरंत चेंज करना था आपको कॉस इनवर्स में। ये 4 आपका हो गया, ये 3 हो गया, थीटा है, ये आपका 4 है, 4/3 हो गया, ये 5 होगा। कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक, यानी आपका ये आपका आ गया 3/5। सिमिलरली इसको भी हम चेक कर सकते हैं, 4/5 कैलकुलेशन कर देना था, और कॉस इनवर्स 25 यानी कॉस इनवर्स 1/2, आंसर विल बी π/3। इसमें कोई मुश्किल नहीं था, इसको बहुत सिंपल तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन में कह सकते हैं कि इस पेपर के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया था, किया जा सकता था, सही किया जा सकता था, ठीक। तो इसका आंसर आएगा सी, सी ऑब्जर्व करें, सी आएगा, क्लियर। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको देखिए आप कैसे करना है। इसको ऑप्शन को देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत मैटर इसमें कर रहा है इस क्वेश्चन करने में, ठीक। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है पी, देन क्यू, ये आपका एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें समय लगेगा इस क्वेश्चन करने में, ये टाइम टेकिंग था। इसका ट्रूथ टेबल आप बना सकते हो, ट्रू टेबल के बारे में सोचेंगे तब ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये देखना होगा। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा करने में, हम ट्रू टेबल 1-2 डिस्कस करते रहें, किस तरह से ट्रू टेबल को आप करेंगे, ट्रू टेबल को कैसे आप लेंगे। इसको ऑप्शन को बहुत ध्यान रखना है। आर की वैल्यू कह रहे हैं, आर की वैल्यू पी के इक्वल होगा क्या, क्यू के इक्वल होगा क्या, इसके इक्वल होगा क्या, इसकी ट्रूथ टेबल को हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं किस तरह से करना है इसको, थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहला ट्रूथ टेबल को लिया, ठीक। ये ट्रूथ टेबल में हमने क्या लिया, ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं। हमने मान लिया, ये अज्यूम कर लिया कि इसका आंसर P की वैल्यू यानी R की वैल्यू किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा। पहला ऑप्शन ले लिया, ठीक। पहले ऑप्शन को लेने के बाद हमने P का ट्रूथ P ले लिया, P इक्वल टू R मान लिया, Q ले लिया, ये ले लिया। देखिए ऐसे R माइनस इसकी जिसकी जरूरत है उसको लेते गए, ट्रू मान लिया, फॉल्स मान लिया, ये आपका फॉल्स हुआ मालूम है, इसका हम यूनियन लेंगे तो इसका ट्रू होगा। ये P और Q का इंटरसेक्शन लेंगे, P और Q का तो फॉल्स होगा, इसको हम ट्रू लेंगे। ओवरऑल में मालूम है कि ये इससे दिस इम्प्लाई दिस हो रहा है, इसका मतलब ये देखिए इसका ये इससे इसका इम्प्लाई कर रहा है,
जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू हो गया। ठीक, दूसरी बार में इसका इस फॉल्स लिया हमने, इसको ट्रू ले लिया, मान लीजिए ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया। हमें मालूम है ये ऑपरेशन, इस आइडिया है इस ऑपरेशन करने का कि ट्रू से ये फॉल्स होगा तो इसका एम्प्लाई जो करने वाला होगा वो फॉल्स होता है। एक ही केस है जहां ये फॉल्स होगा। क्लियर? अब आगे दोनों केस बनाने की जरूरत नहीं है। ये यदि हमेशा ट्रू आता तो आंसर आर इक्वल टू पी हो जाता। तो आगे दोनों टेबल को बनाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को एक दो से हो गया। ये संयोग की बात है कि हमने एफ पहले फॉल्स लिया, ट्रू ले लिया तो जल्दी हो गया मेरा। ये फॉल्स और ट्रू लास्ट में लेता चारों बनाना पड़ता, तो ऐसे कर लिया। तो एज्यूम किया कि इसका मतलब ऑप्शन ए सही इसका नहीं हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में हमने क्या लेट कर लिया, हमने मान लिया कि जो आर है उसकी वैल्यू, ये बी ऑप्शन है क्यू, क्यू बी ऑप्शन दिया हुआ, क्यू मान लिया। अब इसी टेबल में हर कुछ लिखते गए हम, ठीक, हर चीज करते गए। ध्यान से देखिए, संयोग की बात है, यदि मैं इसको ले लेता सपोज पहले, या फॉल्स और ट्रू ले लेता मैं, वैसे तो मैंने चारों ड्रा कर दिया है, हर ट्रू टेबल को पूरा का पूरा हमने सॉल्व कर दिया है। लेकिन समझाने के लिए मान लीजिए इसको फॉल्स और ट्रू लेते आप, ये फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये ऑपरेशन आपको मालूम होना चाहिए। ये Q इक्वल टू आर है, Q आपने देखिए यहाँ P लिया, आपने P को आपने फॉल्स लिया है और Q को भी आपने फॉल्स ले लिया मान लिया। ठीक, ये ऑपरेशन आपके बन गए, ये ऑपरेशन हो गया। आगे बढ़ेंगे, फॉल्स आएगा, क्लियर है, देखिए ये भी फॉल्स आएगा और ये भी फॉल्स आ गया। तो संयोग से सारे ट्रू नहीं आए, एक फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। लेकिन बात यह है कि हमने फॉल्स से शुरू किया तो एक लाइन में आ जाएगा। यदि हमने ट्रू से स्टार्ट किया, इसको भी फॉल्स लिया, फॉल्स ट्रू लिया, ठीक, तो इस केस में थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही हैं हमारी। ठीक है, ये इसको ले लिया, ये दिख रहा है फॉल्स है, इसका मतलब आर इक्वल टू क्यू, इसका आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन लिया। सी ऑप्शन में क्या है, जो ऑप्शन आप देख रहे थे उसमें क्या है कि आर के प्लेस पर ये मान लिया कि सी ऑप्शन आएगा ये, ठीक, तो इसको ले लिया उसने, आर को, पी ले लिया, क्यू ले लिया और आर ले लिया। आर को क्या मान लिया उसने, जस्ट अपोजिट टू पी, यानी ट्रू हुआ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान से सारे ऑपरेशन को देखोगे ना तो हमेशा ये ट्रू आएगा, देखो हमेशा ट्रू आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन क्या हुआ, आर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी। वैसे तो हमने सारे टेबल को बना दिया है, आप टेबल को देख सकते हो, एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने देखो ट्रू लिया सबको। ये जो कंसेप्ट इसका ये है, हमने ऑप्शन के थ्रू ये जाना शुरू किया। ऑप्शन के थ्रू जाने से बहुत क्लियर हो जा रहा था, मैथमेटिकली भी जाया जा सकता था, लेकिन ऑप्शन ज़्यादा क्लियर हो रहा है अपने को। थोड़ा समय लगेगा इसको बनाने में, ये तो बात ठीक है कि टाइम लग सकता है। संयोग से आपने सी ऑप्शन लेके स्टार्ट किया तब तो आराम से हो गया होता, पहले बार में हो जाता। ठीक, तो ट्रू लिया, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसका ऑपरेशन को देखेंगे। ऑपरेशन आपको मालूम है कि भाई ये आपका यूनियन हो गया, ये दोनों में यदि आपका ये देखिए फॉल्स हो जाएगा। फिर ये इंटरसेक्शन है, ये टी है, ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, इस तरह से ट्रू हो जाएगा। तो इसको ठीक से टेबल को आप देखेंगे तो एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये सी ऑप्शन हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी ऑप्शन हुआ। डी भी हमने दिखा दिया इसका सोल्यूशन में, आप देख लो आराम से। ये कोई फॉल्स बना रहा है, ये ट्रू है। इसमें डी में हमने क्या लिया, हमने मान लिया कि आर की वैल्यू, ऑप्शन से हम जा रहे हैं, ये ले लिया हमने। ठीक, एक ऑप्शन किसी तरह से, मान लो हमने इसको एक देख लेता हूं, एक में फॉल्स हो गया, इसका मतलब सब में क्या हो जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। इसलिए फाइनल आंसर क्या बोल रहा हूं मैं, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। और इस तरह से चारों टेबल आपको बनाना पड़ेगा तो क्लियर कट क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फंक्शन क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है और लॉजिकल है, टफ माना जाएगा, सोचने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने के बाद देख करके थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, देखने में लग सकता है कि बड़ा डिफ़िकल्ट है और डिसीजन लेने में समस्या हो कि इसको स्टार्ट करें या ना करें। ठीक, तो थोड़ा सा इसको सोचने का समय आप लें और ठीक से इसका ऑब्जर्वेशन करें तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, इसके ऑप्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। ऑप्शन तो नहीं है, इंटीजर वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है।
हमने सोल्यूशन की तरफ गए, ये हमें गिवन था, ठीक, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस, ठीक। ध्यान से देखें हमने क्या किया, एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज कर दिया। एक्स और वाई क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। एक्स के प्लेस पर वाई और वाई के प्लेस पर एक्स रख दिया। रखने के बाद यहाँ वाई आ गया, यहाँ एक्स आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, एक दूसरे से माइनस कर दिया। माइनस करने से फायदा मिला कि ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। अब ये फाइनल आ गया। इसको रीअरेंज करना है, रीअरेंज कर दिया, एफ एक्स पान टू पावर एक्स माइनस एफ वाई अपान ए, इसको लैम्डा हमने कह दिया। यानी एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ वाई की वैल्यू आ गई। आप ध्यान से देखो, फंक्शन एक ही है, चाहे इसको लो या इसको लो, फंक्शन एक ही है, दोनों में फंक्शन एक ही है। किसी को आप ले सकते हो, कोई भी ले लो आप। जैसे क्योंकि यहाँ भाई एक्स रखो चाहे टी रखो चाहे 5 रखो, दोनों वैल्यू एक ही आ रही है, इसलिए मैंने एफ एक्स ये ले लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया। मान लीजिए एफ एक्स हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम देखें तो एफ डैश एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स भी मालूम कर लिया। और हमें क्या चाहिए था, एफ डैश 4 अपान एफ 2, क्लियर। तो ये 2 हो गया, ये 4 है, यहाँ पर देखो ये 4 है, ये 2 है, ये सब रख देंगे तो फाइनल आप कैलकुलेट करो। ये आपका देखिए यहाँ 14 है, ये 14 आ गया, इसका कैलकुलेशन आ गया 248। ये आपका 2 था, ln 2 है, ln 4 है, ln 2 है, ln 4 है, क्लियर। रख देंगे, फाइनल आंसर क्या आएगा, 248। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली न करके थोड़ा सा टफ कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और थोड़ा समय देना था, तब ये क्वेश्चन बनता, ठीक। अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, आसान है। लेट p and q be two real number, relation between p and q given, then value find the value 1 upon p plus 1 upon q का -2 पावर -2, ये लाना है। इसके ऑप्शन तो नहीं, इसकी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसकी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये p प्लस q की वैल्यू 3 गिवन है क्वेश्चन में, स्क्वायर कर दिया, ये मेरे को मिल गया, और ये भी दिया हुआ है p का पावर 4 प्लस q का पावर 4 इक्वल टू 369 गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद हमें सोचना था कि भाई इसको एडजस्टमेंट करना है इस वैल्यू को, तो हमने अगेन स्क्वायर इसको एडजस्टमेंट कर दिया, इसको इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला आपने मालूम है, इस फॉर्मूले से एडजस्टमेंट कर दिया। ये फाइनल आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ला के रख दिया, यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 2 पी क्यू पुट कर दिया यहाँ पर। ये पुट करने के बाद ये आ गया, फाइनली आप पुट कर दिया आपने थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान दिया, कैलकुलेशन पी क्यू में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक। पी क्यू में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। पी क्यू में क्वाड्रेटिक बन गया, फैक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 24 और -6, क्या आ जाएगा 24 और -6 आ गया। अब पी क्यू की वैल्यू 24 होगा या पी क्यू की वैल्यू -6 होगा, इस बात को चेक करने की जरूरत पड़ रही है। वो कहाँ से चेक होगा, तो हमें मालूम है ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इस वैल्यू में रख दिया हमने, ये इस फॉर्मूले में रख दिया। रखने के बाद जब रखा तो ये नेगेटिव आ गया, जबकि पी और क्यू रियल नंबर है, इसका स्क्वायर का एडअप क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक। इसका मतलब किसको रिजेक्ट कर दिया और किसको ले लिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। और हमारे साथ कौन चलेगा, ये साथ में हमारे चलेगा पी क्यू इक्वल टू -6 हमारे साथ में चलेगा, ठीक। अब तो कहानी खत्म इसकी हो गई। आप एडजस्टमेंट करो, पी क्यू वैल्यू रखो, पी प्लस क्यू ऑलरेडी गिवन है, वैल्यू रखें, क्या जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से किया जा सकता था। क्वेश्चन करते समय इसलिए चूज करते हैं कि किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करना है। ये करते समय पेपर देखने के बाद हमेशा इस बात को ध्यान रखते हैं। ये क्वेश्चन आते ही पहले अटेम्प्ट करना था आपको। दिस इज अनदर क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा है, बड़ा यूजुअल नोटेशन दिया हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये तो अंडरस्टूड है क्या, ठीक। ये देखते आइडिया लग गया, जेड की वैल्यू हमें मालूम है पहले से, जेड की वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कोई भी ले सकते हैं। ये कह रहा है उल्टा, जेड की वैल्यू आ गई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर,
ये देखते आइडिया लग गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कह रहा है कि ये जेड यदि ये है तो इसकी वैल्यू आप बताओ, ये कर रहा है। ठीक, एक सीरीज इसने दे दिया आपने को, एक सीरीज दे रखा है, इस सीरीज का सम करना है। सम करने का ये एक मेथड, कई मेथड से सम कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक बहुत सिंपल मेथड को ले रहे हैं कि इसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं, करके देखता हूं क्या बन रहा है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा लेकिन बहुत आसानी से बनेगा ये। देखिए पहला स्टेप जो बोल रहा है तो वो स्टेप हो गया, ये अंडरस्टूड है। इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये इसकी स्क्वायरिंग करके इसका जेड ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया, ये आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा। ठीक, एक जो चेंज हमने किया है इसके अंदर, ध्यान दिया 1/, अब देखिए जेड के प्लेस पर ओमेगा रखेंगे, हमने ओमेगा ले लिया, कोई चूज कर सकते हैं, वी कैन टेक द ओमेगा स्क्वायर है ओमेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा रख दिया जेड के प्लेस पर, यहाँ ओमेगा रख दिया 1/, ओमेगा स्क्वायर, ये सब वैल्यू रख दिया हमने। ठीक, ये जो हमने मेजर चेंज किया, हमें मालूम है ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा के प्लेस पर 1/, ओमेगा इसको चेंज करके थोड़ा सा ऊपर ले लिया, और इससे थोड़ा सा आसानी होगी हमारे लिए, अदरवाइज नहीं चेंज करते तब भी हम सम कर सकते थे। ठीक, ये हमने चेंज कर दिया, ये आ गया। देखिए अब आराम से एक सीरीज बन रही है। अब एन की ऑपरेट कर रहा हूं, उससे मैं सिग्मा को ऑपरेट करने के बाद वैल्यू रख दिया। देखिए ये एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। अब जस्ट इसमें ये सीरीज जीपी में बन रही है, ये भी जीपी में बन रही है, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। जब इसमें देखिए जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से, ये आ गया आपका, देखिए आप ये आ गया, और इस तरह से आप बैक करके देख सकते हैं स्लाइड को। अब इसका जीपी का फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक, जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, कितने टर्म है इसमें, वो टर्म को यूज कर दिया। ठीक, इस तरह से ये 15 टर्म आपके आ गए, इसको हमने चेंज करे 1 माइनस ये करके ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। एन इक्वल टू A1 माइनस आर पावर 1/1 माइनस आर, इस फॉर्मूले को यूज करके इसको सम कर लिया, इसको सम कर लिया, तो ये ओमेगा पावर 15 आ गया। ओमेगा 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा 15 को हम लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 15 को। ये इसकी वैल्यू 1 कैसे आ रही है, 3 × 5 लिख सकते हैं, देन आपका 1 आ जाएगा। ओमेगा क्यू 1 है, अंडरस्टूड है। ओमेगा क्यू की वैल्यू क्या होती है अभी बताया था हमने, 1 आ गया, ये रख दिया 1 आ गया। तो 1 आते ही इसकी गेम खत्म हो गया, 1 - 1 0 हो गया। ये ओमेगा पावर 14 जो हमारा है, ओमेगा पावर 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 12 × ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 12 लिख सकते हैं 3 × 4 लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई। यहाँ थोड़ा एक स्टेप ध्यान रखना है, ये आपका इसकी जगह पर 1 - ओमेगा स्क्वायर आ गया, क्लियर। ये 1 - ओमेगा है, इसका फैक्टर करेंगे कट के ये आ जाएगा, ओमेगा इसके बगल में बैठा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, इधर से -1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या होगी, फार्मूला मालूम है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1, ये वैल्यू -1, ये वैल्यू -1, ये -1 वहां से आया लास्ट वाली सीरीज से, ये -1 आ गया, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ये क्वेश्चन सिंपल था, इसको किया जा सकता था, ये एक स्टेप में बहुत सिंपल बातें पूछ रहा था इसमें। ठीक, तो फाइनल इसका आंसर 2 आ गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। लाना क्या मेरे को है, लाना इसकी बार कर है कि अल्फा - बीटा + गामा का होल स्क्वायर चाहिए, और ये डेटा दे दिया अपने को। ठीक, इसमें x दिया है, यहाँ y दिया है, y की वैल्यू y इनवर्स गिवन है, क्लियर। y इनवर्स से दिया है तो एकदम दिमाग में बात आने लगी कि यदि y मालूम कर लें और y इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। बस इस बात पर नोटिस करना था, इस बात को ध्यान रखे क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे देखिए इसके, मैं एक बार लिख दे रहा हूं। ये हमें रिक्वायर्ड क्या था, जो हमारा ये x है और x स्क्वायर चाहिए, हमारे पास x ऑलरेडी है, x स्क्वायर हमने मालूम कर लिया, x × x, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये बनेगा, मल्टीप्लाई किया जा सकता आराम से, ये आ गया, इसको इसमें हमने पुट कर दिया, ये y की वैल्यू देखिए ऐसे आ गया, इसको पुट कर दिया, यानी जब ये x आ गया
तो अल्फा आई आ गया, ये अल्फा आई है, ये अल्फा आई हमारा आ गया। इसमें बीटा एक्स करेंगे तो बीटा एक्स आ गया, बीटा हाँ यस, बीटा एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, यानी बीटा को एक्स है। और इस तरह से गामा एक्स स्क्वायर, यानी इसको हमने गामा एक्स स्क्वायर, यानी गामा को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब तीनों को सम कर दिया। सम का आप ध्यान से देखो, सम करोगे तो बड़ा सिस्टमेटिक आ रहा है, अल्फा 0 0 अल्फा, 0 बीटा 0 बीटा, 0 0 गामा गामा। इस तरह से आप सिंपल ऐड करने के बाद आपके सामने y आ गया। आप पहले से क्या दिया है, y इनवर्स दिया है। y और y इनवर्स एक साथ दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करने का मन होगा, वही मल्टीप्लाई कर लिया हमने। आगे देखो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा y था, ये क्वेश्चन में y इनवर्स दिया है। ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना किसके इक्वल है भाई, i के इक्वल है। बस जस्ट मल्टीप्लाई करने, आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, रो को कॉलम से, ठीक करके मल्टीप्लाई करके। हाँ, एक बात यह ध्यान रखना था कि मल्टीप्लाई करने एकदम प्रॉपर आना चाहिए। थोड़ा भी मिस्टेक होने का मतलब पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस आगे एग्जाम के लिए भी होना चाहिए। मल्टीप्लाई का प्रैक्टिस ऑलरेडी करना चाहिए, करना पड़ता है। ये कर दिया, फिर उसके बाद इक्वेट कर दिया। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, सारे एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इक्वल करने के बाद अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, गामा भी आ गया, इसमें रख देना था। और ये आंसर कितना आ रहा है, पूरा पूरा 100 आ रहा है, ठीक। तो 100 भी आ गया। ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं करना था, सिंपल चीज़ें रख करके मल्टीप्लाई करना, यानी कैलकुलेशन का बात था कि कैलकुलेशन आप कितना शार्प आप कैलकुलेशन में हैं, एक बार में कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये चेक कर रहा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को सोचने वाला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स whose greatest common divisor या HCF, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर एक ही बात है, यानी HCF कर रहा है या GCD कर रहा है। 36 एक ऐसा नंबर और 36 का कॉमन डिवाइजर यानी HCF कितना आना चाहिए, हमेशा 2 आना चाहिए, ये कर रहा है। और डिजिट कितने नंबर की होने चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ा सा थिंक करते हैं, बेसिक बात पूछ रहा है, आगे हम करके देखते हैं क्या इसकी स्ट्रेटजी अपनानी है, वो मैं बात करता हूँ। देखिए 36 को हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 36 के बाद जैसे हमने लेट कर लिया कि नंबर n है, क्लियर। और वो 36 इधर आ रहा है, और आप ध्यान दो कि दोनों का n का 36 का HCF और GCD इसका 2 होना चाहिए। 2 होने का मतलब ये है कि यदि आप ध्यान से देखो तो आपके सामने इस तरह का पिक्चर क्लियर हो रहा है। n है, कोई नंबर है, ये देखिए 2 स्क्वायर हो रहा है, और क्या हो रहा है, 3 स्क्वायर हो रहा है। एकदम साफ साफ बात समझ में आ रही है कि HCF जैसे हम लोग सिंपली मालूम करते थे, HCF मालूम करते थे। मान लो यहाँ n है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 का 2 है, ठीक। HCF इसका 2 आना चाहिए वो कह रहा है, या GCD इसका 2 आना चाहिए। 2 तभी आएगा जब इस वाले में सिर्फ 2 हो, क्लियर। 2 स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 2 स्क्वायर होते ही यानी 4 होते ही इसमें n में 4 नहीं आ सकता, ठीक। 4 आते ही ये इसका HCF 4 आ जाएगा, यानी कॉमन सिर्फ 2 आना चाहिए, क्लियर। ये 3 स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो HCF 2 आएगा नहीं, ठीक, या GCD 2 नहीं आएगा। तो वो भी डिजिट कितने, n के बारे में क्या बोला है, n 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक। इसका अप्रोच देखो आप, यानी ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो, लेकिन किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, 4 से भी नहीं होना चाहिए। किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, 3 से भी नहीं होना चाहिए। और कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब ये बात करते हैं द टोटल 3 डिजिट नंबर्स, अब टोटल 3 डिजिट नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड होंगे, ठीक। अब अपने को देखना है कि 2 से डिवाइड होने वाले
3 डिजिट के नंबर कितने होंगे, ये 450 कैसे आया है, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। कई तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे समझने के लिए 3 डिजिट का पहला नंबर जो होगा, जो 2 से डिवाइड होगा वो 100 होगा, दूसरा नंबर होगा 202 होगा, उसके बाद होगा 204 104 होगा, 102 होगा, अंतिम नंबर क्या होगा 998 होगा। ठीक, ये सीरीज बनेगी जो कि 3 डिजिट की होगी और 2 नंबर से डिवाइड होगा। कितने नंबर इसमें आएंगे, तो एक मेथड इसका ये है कि सीरीज की तरह देखें तो एपी में बन रहा है, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो। 98 इक्वल टू ए 100 प्लस n माइनस 1, डी कितना है इसका 2 है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 450। क्लियर, 450 आएगा। इसका मतलब 3 डिजिट का नंबर जो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है, वो 450 नंबर आएंगे। ठीक, सिमिलरली आप 4 से डिवीजन, ए से पहला नंबर खोज लीजिए, अंतिम नंबर खोज लीजिए, आप देखें कॉमन डिफरेंस 4 का आएगा। आप देखेंगे कि 3 डिजिट का जो नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा वो 225 आएगा। क्लियर, ये हो गया। लेकिन ये 6 कहां से आ गया ना, क्योंकि जो नंबर ऐसे भी नंबर होंगे जो 6 से डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर, जब 6 से होगा उसमें 2 आ जाएगा एक अलग से। क्लियर, 3 भी आ जाएगा उसके अंदर, इसलिए वो नंबर भी हमें माइनस करना है जो किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड करने वाला पहला नंबर खोज लेंगे, अंतिम नंबर खोज लेंगे, आप एपी में बना लेंगे चाहें तो, और उसके बाद देखेंगे इसी मेथड से 150 आएगा। लेकिन सब आने के बाद एक प्रॉब्लम आएगी, ये 12 नंबर वाले जो 2-2 बार माइनस हो गए होंगे। ठीक, ये डिविजिबल बाई 12 प्लस किया हमने, क्योंकि जब ये एक्टिविटी आप कर रहे हैं 6 और 4 को ला रहे हैं, उसमें 12 नंबर भी आएगा जो कि 2 बार माइनस हो गया, एक 4 में भी माइनस हुआ है और 6 वाले में माइनस हो गया है, 2 बार माइनस हो गया है, इसलिए एक बार 12 से डिवाइड होने वाले नंबर को ऐड कर दिया। ये ऐड करेंगे, फिर अगेन इस तरह से आप चाहो एक सीरीज बना लो, पहला नंबर ले लो, दूसरा नंबर ले लो और लास्ट नंबर ले लो जो 12 से डिवाइड हो, बस ये खोजना है। और उसका भी कॉमन डिफरेंस देखना, 12 आएगा, कर लोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी, वो 75 आएगी, टोटल 150 आएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 150 आएगा। आसान है, लेकिन बहुत चीज़ आपको सोच के रखना है। थोड़ा सा डिविजिबिलिटी के बात पर ध्यान दिया इसने कि आपको डिविजिबिलिटी का आइडिया है कि नहीं, डिवाइड करने का आइडिया है कि नहीं नंबर्स के, इसके बारे में वो जानना चाह रहा था। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए परम्यूटेशन का, या बाइनोमियल कर सकते हैं, बाइनोमियल कर सकते हैं, बाइनोमियल क्वेश्चन देख लीजिए, कोफिशिएंट का सम बोल रहा है। ठीक, ये सिंपल थोड़ा क्वेश्चन है और कन्वेंशनल है, जो कि पहले से हम जानते हैं, इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इसको देखो आप, नीचे चेंज हो रहा है, ऊपर भी चेंज हो रहा है। ये जो आपके कोफिशिएंट्स हैं सी है, ऊपर भी चेंज, नीचे भी चेंज, एक एक का चेंज, तो क्लियर है किस तरफ हम बढ़ते थे। हमारे पास देखो, ध्यान दो आप, मैं इसका सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस, ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन का सम करना है, एम और एन का रेशियो निकालना है। इसमें वो फार्मूला दिमाग में आने लगा, जैसे ये देखिए, ये 41C0 हमने बना लिया, यही अंतर करना था, बिकॉज 40C0 और 40C1 की वैल्यू सेम होगी, इसलिए आपने स्मार्टली इसको 40C0 लिख लिया। और उसके बाद ये दो जब इक्वल हो गए, इसका एक का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूला याद है, दिमाग में है कि जब ऊपर सिंबल इक्वल हो और नीचे एक का डिफरेंस हो तो ये फॉर्मूला वर्क करता है। ये आपके दिमाग में आ गया जब ये आते ही, लेकिन ये तब तक नहीं आ रहा दिमाग में जबकि ये 40 और 41 था, लेकिन आपके दिमाग में 41 यदि मैं कर लूँ इसको, तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इस फार्मूले को ध्यान रखा, ये यूज़ कर दिया हमने और ये बात बनने लगी। अब तो आराम से कंबाइंड होने ही लगे। देखिए 41C0, 41C1, इस फार्मूले को हमने यूज़ किया, ठीक ना, इस फार्मूले को यूज़ किया, इस NCR, तो n+1 यानी ये बन गया। देखिए फिर ये 42C2 अगेन इस फॉर्म में बन गया, 42C1 42, अगेन यूज दिस फार्मूला। इस तरह से आप यूज़ करना स्टार्ट किया और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट में 60, देखिए ध्यान दिए, 60C19 आएगा और ये आपके साथ पहले से बैठा हुआ है, ये दोनों मिलेंगे एक साथ
अब मिल करके ये बनेंगे 61C20। क्लियर। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे कि देखिए 41C0 था, एक बढ़ जा रहा है, जैसे यहाँ से डाल के 41C1 है, ये क्या बन गया 42C1। ठीक, इस तरह से लास्ट में जब आप आएंगे तो ये लास्ट वाला जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से 59 रहा होगा, आप देखें यहाँ रहा होगा 59 और C19 रहा होगा। क्लियर। जब एक एक आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक बढ़ जा रहा है, देखिए ये बढ़ जा रहा है, ठीक ना, ये बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, देखिए C1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर भी है, लेकिन 41 था 42 हो गया। इस प्रोसेस से ये 60 हो गया, ये 19 हो गया। फिर अगेन इसको प्रोसेस किया, इफ अगेन यूज द फार्मूला देन वी गेट द 61C0 C20, इसके बराबर कर दिया। अब तो कुछ रहा नहीं इसमें, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, इसको भी ओपन कर दिया, कट पीट कर दिया, m/n की वैल्यू आ गई 61/14 41, और ये दोनों आपको ऐड हो गए, अब कितना आ गया 102। तो आंसर इस क्वेश्चन क्या आया 102। ये जीपी का क्वेश्चन है, ये सिंपल भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो ये A1 A2 A3 A5 आर इन जीपी। ये we have two relations A2 A4 are this relation, then we find then you have find A2 A4 A2 A5, इसकी वैल्यू मालूम करना है। अपने दिमाग में आ रहा है कि जीपी में है तो पहला टर्म मालूम कर लें उसका, और उसका कॉमन रेशियो मालूम कर सकते हैं क्या, ऐसा करेंगे तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, दो रिलेशन दिए हैं, आपने इसका सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है इसका। ठीक, ये रिलेशन गिवन था हमें, ये रिलेशन दिया हुआ था हमारे पास, कॉमन रेशियो आर लेट कर लिया हमने। अब ये फार्मूला A2 इक्वल टू A1R पुट कर दिया, यहाँ पर A4 की जगह पर ये पुट कर दिया। हमें मालूम है कि A4 की वैल्यू आएगी A1R3। फार्मूला कौन चल रहा है, फार्मूला कौन चल रहा है, AN इक्वल टू AR का पावर n-1 फार्मूला चल रहा है। क्लियर, इसको यूज कर दिया, इसमें रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अगेन वी हैव दिस रिलेशन गिवन 3A2 प्लस A3 इक्वल टू 2A4, इसमें भी यही बात किया और सब वैल्यू रख दिया A और R के टर्म में। ये सेकेंड वाले से बहुत फायदा मिला कि A1 गायब हो गया और R में रिलेशन आ गया, और यहाँ सॉल्व करके R की दो वैल्यू ले लिया हमने, एक R की वैल्यू -1 है, एक R की वैल्यू 3/2 आ गया। क्लियर, जब ये R की वैल्यू आ गई तब तो आराम से सॉल्व करके A1 भी निकाल सकते हैं। जब R की वैल्यू -1 आपने यूज़ किया तो A1 की वैल्यू नेगेटिव आएगा, आप चेक कर सकते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, -1 इसमें रख लीजिए, R के प्लेस पर -1 यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से A1 आ जाएगा। A1 आने के बाद -1/4, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सारे पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको रिजेक्ट करना पड़ा, और R क्या पुट करना पड़ेगा 3/2। जब R की वैल्यू 3/2 अगेन इसमें पुट किया ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास A1 भी आ गया, A1 आ गया, R आ गया, A1 भी आ गया और R भी आ गया, A1 और R दोनों आ गया। अब तो प्रॉब्लम नहीं रही, A1 भी साथ में है और R भी साथ में है। उसके बाद ये वैल्यू में A2 A4 ये इसमें आपने पुट कर दिया, पुट करने के बाद A1 की वैल्यू पुट कर दिया, R की वैल्यू पुट कर दिया, सिर्फ अब कैलकुलेशन रह गया, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना था, कैलकुलेशन करने के बाद ये 40 आएगा और इसका आंसर 40 आ रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अपना आपको सामने दिख रहा है। 224 पाई 0 से √2 2 - x² dx अपन 2 + x² √4 + x²। ये इसको आपको इंटीग्रेट करना है और लिमिट गिवन है ऑलरेडी। क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टाइप दिख रहा है ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो बात बहुत कन्वेंशनल क्वेश्चन है, जिसके बारे में थोड़ा सा आइडिया पहले समय रहता है, इसमें देखिए x² इसमें से इस वाले पोर्शन से देखिए, इस वाले पोर्शन में आपने क्या किया, आपने x² कॉमन लिया, बाहर क्या निकलेगा, कॉमन क्या लिया आपने, कॉमन क्या लिया आपने, कॉमन लिया x²। जब x² बाहर रूट से लेंगे तो क्या बाहर आएगा
फिलहाल x आएगा, x पॉजिटिव है, 0 से √2 है, x पॉजिटिव है, मॉड की जरूरत नहीं है, ठीक। तो x बाहर आ गया और इसमें से भी आपने x कॉमन लिया, इस वाले में से जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो आ रहा है, देखिए 2/x आ रहा है, अब प्लस x आ रहा है, ये आगे देखिए इसमें से भी x² कॉमन लिया, सब कुछ आपने बना करके यहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद तो बहुत साफ साफ चीज़ें दिखने लगी, चाहो तो इसको एडजस्टमेंट यहीं कर सकते हैं, यहाँ एडजस्टमेंट जैसे हमने किया है इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये ऑलरेडी दिख रहा है, इसको टीलेट करना होगा। जब x + 2/x को टीलेट किया तो बात एकदम सिंपल हो गई और आराम से बात बढ़ने लगी। जब आपने इसको टीलेट किया, ये प्रीवियसली आपने जब टीलेट किया था इसको x + 2/x को टीलेट किया इस तरह से x + 2/x को, और जब आपने टीलेट किया डिफरेंशिएट कर दिया गया, उसमें इंटीग्रेशन में हर वैल्यू को आपने पुट कर दिया, रख दिया आपने। यहाँ से एक फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं ना, ये सेक इनवर्स का। तो ये जब फार्मूला आप यूज़ करेंगे यहाँ पर तो सेक इनवर्स t/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस हमने रिमूव कर दिया तो ये आपका चेंज हो जाएगा, लिमिट 2√2 से इन्फिनिटी हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दिया, सेक इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हम माइनस π/2 आएगा, इसकी वैल्यू π/4 आएगा, जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया और इसका आंसर क्या आ गया, π/8 आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन था और हमें क्या लाना है, 24/π पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में, प्रीवियसली देखेंगे तो, और उसमें π/8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 3 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक सिंपल ये इंटीग्रेशन था, सब्स्टिट्यूट किया, ये ध्यान रखना था, कॉमन लिया, कॉमन को ध्यान देना था, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाता और सिंपल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना दिया हुआ है, लाइन L1 है, लेट ये लाइन L1 बी टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस, L2 बी द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू L1। ये कह रहा है दो लाइन है और द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, दो लाइन के इंटरसेक्शन का लोकस भी पूछ रहा है अपने से, ठीक ना, इंटरसेक्शन का लोकस पूछ रहा है। एक लाइन टेंजेंट है, दूसरी लाइन क्या कर रही है, दूसरी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक। अब कह रहा है ये क्वेश्चन दिया है, लोकस भी उसने कह दिया कि लोकस इस फॉर्म में आएगा, तब अल्फा और बीटा के बारे में बताओ और अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो आपको क्या करना है, इसका लोकस मालूम करना है, लोकस मालूम करके इस फॉर्म में लाना है और देन उसके बाद अल्फा बीटा की बात करनी है, ठीक। अब हमने क्या किया, टेंजेंट क्या है L1, L2 के बारे में बोला हुआ है, सोल्यूशन देखते हैं इसका किस तरह हम कर सकते हैं इसको। सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, ये इक्वेशन हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप के फॉर्म में हम लेट करने जा रहे हैं। फार्मूला मालूम ही हमें, ये फार्मूला हमने लिख दिया, दिस टेंजेंट का फार्मूला हो गया, सभी वैल्यू को पुट कर दिया, a² के प्लेस पर 16, b² प्लेस पर 4, देन अब एक तो लाइन हमारी आ गई जो टच कर रही है अपने हाइपरबोला को, क्लियर। हाइपरबोला आपको मालूम ही है, हाइपरबोला को टच कर रही है, उसे फिगर की बहुत आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ये चल रही लाइन, ये लाइन आ गई, ठीक। नाउ अगली बात करा, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, जो इसके परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या माना हमने है, m माना है, लेट किया है। तो हमारे लाइन जो कह रहे हैं कि भैया ओरिजिन से जाएगी और वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा -1/m। इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, ये y = -1/m x आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया उसी को, x/1/m। अब हमारे पास बहुत क्लियर हो गया, ध्यान से देखने वाली बात है, एक लाइन A हो गई और दूसरी लाइन A हो गई। पहले से हम लोग को आइडिया है कि दो लाइन के इंटरसेक्शन का लोकस जब भी पूछता अपने से है तो हम इन दोनों लाइन के वेरिएबल को गायब कर देते हैं, ठीक, गायब कर देते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों में वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल क्या है, स्लोप वेरिएबल है, तो स्लोप को हमें एलिमिनेट करना है या गायब करना है। बड़ा सिंपल बात है, यहाँ से m निकाला और यहाँ से m की वैल्यू ला के इसमें रख दिया, बस खत्म बात। m रख दिया, रखने के बाद देखिए m के प्लस -x/y, m के प्लस पे यहाँ रख दिया, ये कैलकुलेशन हो गया। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, बस ये करना हमें। सिंप्लीफाई किया हमने, m की वैल्यू रख दिया, बस करते ही ये सब आ गया और इस फॉर्म में इसको लाना बहुत आसान था, ला दिया हमने।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर 16, यानी हमें अल्फा की वैल्यू 16, बीटा की वैल्यू -4, हमें अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा था, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, हो गया क्वेश्चन। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इसको आसान कर सकते हैं और सिंपल भी कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना था और ये जल्दी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया अपने पास। If the probability that a randomly chosen 6-digit numbers formed by using the digit 1 and 8 only is a multiple of 21SP, then find the value of 96P। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, सोचने वाला क्वेश्चन है, और ये डिवाइड करने का आपको मालूम होना चाहिए कि 21 से वो करा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन 6-digit नंबर, जो 6-digit नंबर बनेगी उसके बारे में कह रहा है कि उसमें जो 6-digit बनेगी उसके अंदर सिर्फ 8 आएगा और 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर शामिल नहीं होगा, ये कह रहा है। ठीक, 6 देखते हैं आगे किस तरह इसको बनाना है और क्या क्या ध्यान रखना है। और जो नंबर बनेगा वो कह रहा है किससे डिवाइड होना चाहिए, 21 का मल्टीपल होना चाहिए या डिवाइड होना चाहिए, ये इस तरह की बात कर रहा है। आगे बढ़ के देखते हैं इसको। 6-digit नंबर्स के बारे में बात हो रही है, कहानी इस तरह चल रही है। देखो, कोई नंबर 21 से डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होना चाहिए, 7 से भी डिवाइड होना चाहिए। हमें ऐसा नंबर चूज करना है, इस तरह का नंबर चूज करना है जो 3 से भी डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, 7 से डिवाइड हो। कितने डिजिट का नंबर होगा, 6 डिजिट का नंबर होगा। क्या क्या नंबर यूज करने वाले हैं, तो 8 और 1, इसके अलावा कोई और नंबर यूज नहीं करेंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन में। आप ध्यान से थोड़ा सा समय लगाकर आप देखेंगे तो आपने नंबर चूज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, कौन सा नंबर हम चूज करें, कितने नंबर रखें, कितने नंबर रखें। ठीक, तो इसमें एक बात देखो आप, ये संभव हो कि सारे नंबर इक्वल भी हो सकते हैं। जैसे मैं दिमाग में, चलो यार 6 सारे नंबर को हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर 1 1 रख दिया। आप ध्यान दीजिए, हमें मालूम है, वह ये आइडिया है कि कोई नंबर 3 से जब डिवाइड होता है, कोई भी नंबर आपके पास है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या देखते थे हम लोग, उनका सम जो भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका सम करेंगे तो 6 आएगा, इसका सम 6 आएगा, 6 से 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो बना ये किससे डिविजिबल है, 3 से कम डिवाइड है। ठीक, इसी तरह से 3 से, अभी 7 की बात नहीं किया हमने, 8 से डिवाइड, 3 से 8 सारे नंबर, ये आप चॉइस ले लो, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये इसका भी सम करोगे तो ये भी 3 से डिवाइड आएगा। ठीक, क्लियर। इसीलिए ये लिखा हुआ है ऑल डिजिट्स आर 1, सारे डिजिट 1 होने चाहिए तब भी ये 3 से डिवाइड है। ऑल डिजिट 8 होंगे, ये वाला केस हो गया, तब भी ये आपका डिवाइड होगा। सारे डिजिट आपके 8 हो गए तब ये कितनी केस बनेगी, तो एक केस बनेगी। कितनी केस बनेगी, तो एक केस बनेगी। ये क्लियर हो गया। अगली बात अब क्या ये 8 ना होकर के और क्या हो सकता है, तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें ध्यान से देखोगे तो जो आपके नंबर बन रहे हैं, तीनों नंबर आप 3 8 हो जाएं, ये पर्टिकुलर आपने सोचा कि यार चलो ये भी सोच के देखते हैं कि क्या जो नंबर हैं उसमें नंबर तीनों 8 हो जाएंगे और तीनों 1 हो जाएंगे। इसका भी सम देखिए 24 और ये 3, टोटल सम 27 आएगा। 27 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर जो आ रहा है ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक, इसमें जो डिफिकल्टी है वो ये है कि 7 से हमने चेक नहीं किया, 3 से अब चेक कर लिया। 7 से कोई नंबर 7 से डिवाइड है, उसको कैसे देखते हैं, देखने का तरीका थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। करते क्या है, कोई भी नंबर है 7 से डिवाइड, मान लो हमें देखना है 7, सपोज ये नंबर है, करते क्या थे, 7 से डिविजिबिलिटी जब भी चेक करना होता तो क्या करते हैं, डबल
ये लास्ट डिजिट का जो नंबर होता है, जैसे इसी को मैं चेक करके एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से 7 से डिवाइड होता है कोई नंबर, ठीक, उसको थोड़ा देख लो। 7 से कैसे डिवाइड होगा कोई भी नंबर। जैसे पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी नंबर को लेते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं इसमें। जैसे सपोज 7 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना होता है, ये नंबर मान लो सपोज बन गया 111, ठीक। तो 7 से जब भी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो एक रूल होता है कि लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट का डबल, लास्ट डिजिट का डबल, डबल क्या हो गया 2, 2 इसको हटा देंगे और इसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक। माइनस किया हमने, माइनस करने के बाद ये 11, 11 से 2 जाएगा आपका, 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। अगेन सेम प्रोसेस आप कंटिन्यूटी में रखेंगे। 9 का डबल 18, अगेन आप 18 से माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, 7, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अगेन 2 का डबल 4 आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा और यही प्रोसेस है। 8 आ गया, फिर इसका डबल 88 आ गया, इसका 2 का डबल 4, 4 से आपने कहा 84, 84 देख लीजिए 7 से डिविजिबल है क्या, ठीक, देख लिया है 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे 7 डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इसमें कोई और भी नंबर शामिल करेंगे, 8 को मान ली 2 बार लेते हैं, इसको 4, तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। ये पर्टिकुलर यही नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड होगा और 7, थोड़ा भी आप चेंज करोगे तो 3 से ही डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो कितनी केसेस बन गई, इसके रीअरेंजमेंट कितने बनेंगे, तो कितने, एक फैक्टोरियल 6, ये 3 एक तरह के हैं, फैक्टोरियल 3 सब बिकम 20, ठीक, कट पिट के 20 आ गया, ठीक है। तो इसके जो हमने बात की 7 से डिवाइड करने वाला, इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ लिख दिया हमने कि हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी बाई 7, ये यहाँ लिख दिया। उसी बात को यहाँ लिखा है कि 2 इंटू लास्ट डिजिट माइनस रिमेनिंग नंबर्स, ये लिखा हमने, ठीक। नाउ टोटल कितने केसेस बनेंगे, तो हर केस को करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं, 2 वे से कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल जो आप बोलते हैं टोटल पॉसिबिलिटी होगा 2 का पावर 6, आइए टोटल 20 ये हो गया, 1 ये केस बना, 1 एंड 22। टोटल प्रोबेबिलिटी जो आप निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी आएगी 22 अपान 2 का पावर 6, और हमें क्या मालूम है 96p, 22 अपान 64 इंटू 96 बिकम 33। इसका आंसर क्या आ गया 33, ठीक। तो हमने सभी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर दिया है और होपफुली हम ये होप कर रहे हैं कि हर बात आप क्लियर समझ पाए हैं। और ये आपका 26 जून और सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर था। होपफुली आपको पूरा पेपर जैसे सॉल्व किया गया, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, हर बात आप क्लियर समझ में आया होगा। और आगे हम बच्चों ये बोलना चाह रहे थे कि सपोज इसके आगे भी आपको टेस्ट देना है, कोई टेस्ट लिखना है या जेईई मेन व्हाटएवर जो भी आगे ना, हर पेपर के एनालिसिस करना, प्रैक्टिस करना और उसको टाइम लेकर के सॉल्व करना। हर क्वेश्चन को करते समय, पेपर को करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि पेपर में 30 क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन को पहले करना है, किसको बाद में अटेम्प्ट करना है, इस बात का एनालिसिस करके ही पेपर ट्राई करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आसान हो, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो। हम डिफिकल्ट को क्यों करें, पहले सिंपल क्वेश्चन को देख लें। इसके पेपर में हम डिस्कस कर रहे थे, आप देखेंगे बहुत से क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आए हैं, पहले उनको अटेम्प्ट कर लिया, देन उसके बाद थोड़ा सा जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में टाइम बचा तो टाइम जो बच रहा है उसमें थोड़ा सा टफ है उसको सोच लिया। इस तरीके से हमेशा टेस्ट को लिया जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये पेपर आप मैंने सोल्यूशन बनाया आपको, आपके लिए ये अच्छा लगा होगा और आगे के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।